ओके एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका पहल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। पिछली जो अपनी ज्योग्राफी की मैराथन क्लास हुई EORO 2023 के लिए, उसमें अपन ने EORO का जो राजस्थान सिलेबस का जो पार्ट है, राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस का जो पार्ट है, उसके कुछ पॉइंट्स अपन ने कवर किए थे। वहीं से आगे आज वाली क्लास आगे स्टार्ट होगी। रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, पहले आप वो क्लास देखिए, उसका ये क्लास देखिए। इट विल हेल्प यू एंड विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो राजस्थान के भूगोल का जो EORO 2023 में जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें देखो अपन ने पिछली क्लास में प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं देख ली थी, जलवायु की विशेषताएं देख ली थी, प्रमुख नदियां भी देख ली थी। ठीक है, तो काफी पार्ट अपन ने कवर किया था। आज की क्लास में अपन झीलों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आगे की कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। कुछ पॉइंट्स अगर और रह जाएंगे सिलेबस में तो वो एक और मैराथन क्लास अपन आपके लिए अरेंज करवा देंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, नदियां अपन ने देख ली थी, लेकिन नदियों के किनारे या संगम पर अपने राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण किले स्थित हैं, उनको देख लेते हैं। कौन सा दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो गागरोन का एक किला है जो कि झालावाड़ में है। कहाँ पे है गागरोन का किला? झालावाड़ में है, जो कि आहू और काली सिंध, दो नदियां हैं, आहू और काली सिंध, उस नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला, झालावाड़। आगे बढ़ते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। शेरगढ़ एक दुर्ग है, लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? बारा। कहाँ पे है? बारा। परवन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? परवन नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है, काफी फेमस है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, फिर एक दुर्ग है मनोहर थाना दुर्ग, जो कि झालावाड़ में है। ये भी परवन और कालीखाड़, ठीक है, परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है। कौन सा? मनोहर थाना दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। गढ़ पैलेस, जिसको कोटा दुर्ग भी कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोटा में स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर एक जालोर दुर्ग, जिसको सुवर्णगिरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुवर्णगिरी नाम से। एक सोनारगढ़ भी है, जो कि अपन जैसलमेर वाले दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, सुवर्णगिरी दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है। फिर अपन देख लेते हैं नदियों के किनारे पर बसे हुए कुछ प्रमुख नगर। देखो, अगर आप एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी देखोगे ना, तो वो नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे। तो आज भी जैसे नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नॉर्मल से मतलब पूछ लेते हैं, बेसिक है। तो चंबल नदी के किनारे देख लेते हैं अपन, कोटा, रावत भाता और केशवरायपाटन स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? चंबल। जवाई नदी की बात करते हैं तो सुमेरपुर पाली में एक जगह है, और शिवगंज शिरोही। बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़, खारी, आसिंद, गुलाबपुरा, विजयनगर, ये सब भीलवाड़ा की जगह है। तो खारी एक नदी है जिसके किनारे में कौन कौन से बसे हुए हैं? आसिंद हो गया, गुलाबपुरा और विजयनगर, तीनों जगह कहां पे? भीलवाड़ा में। बांडी एक रिवर है जिसके किनारे पाली है, काली सिंध के किनारे झालावाड़ है, और पश्चिमी बनास के किनारे है डीसा, जो कि गुजरात में एक जगह है। कौन सी? डीसा। किसके किनारे है वो? पश्चिमी बनास के। लूनी नदी के किनारे बालोतरा है, बाड़मेर की एक जगह है। साबरमती के किनारे अपन को पता है गांधीनगर, गुजरात की जगह, ठीक है, जो गांधीनगर शहर है। चंद्रभागा नदी के किनारे है झालरापाटन। ठीक है, बनास के किनारे नाथद्वारा और टोंक, सूकड़ी के किनारे जालोर, जो अभी सुवर्णगिरी दुर्ग भी देखा था अपन ने, और घग्गर नदी के किनारे अनूपगढ़, हनुमानगढ़। अब ये कैसे पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? नॉर्मली देखो, या तो आपको सीधा पूछ लेगा कि चलो बता दो कि कोटा किस नदी के किनारे है, तो चंबल बता दोगे। दूसरा वो ऐसे कर सकता है कि इनमें से कोई भी चार ऑप्शन देके मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, या फिर सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन से आप परिचित होंगे, आपने एग्जाम्स दिए हैं इतने सारे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन सिलेबस का अगला टॉपिक, राजस्थान की झीलें। रिपीट करता हूं, राजस्थान का मानचित्र आप साथ लेके बैठिएगा क्लास देखते वक्त, ठीक है, या फिर एटलस आपके पास होनी चाहिए। देश में जल संसाधनों की सबसे बड़ी कमी का सामना करता है अपना राजस्थान। भारत के कृषि योग्य क्षेत्र का राजस्थान में लगभग 13.88% है, और जनसंख्या का 5.67%।
ठीक है। कृषि योग्य क्षेत्र की बात करें तो जो ओवरऑल इंडिया की जो कृषि योग्य भूमि है उसका 13.88% राजस्थान में है। अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 6 करोड़ से ज्यादा राजस्थान की जनसंख्या है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 5.67% है। पशुधन की बात करें तो लगभग 11% है। क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में 10.41% है। तो फिर जल संसाधनों का कितना परसेंट राजस्थान में है देख लेते हैं। केवल 1.16% सतही जल और 1.70 भूजल। तो आप देख सकते हैं जब जनसंख्या का इतना हिस्सा बियर करता है, क्षेत्रफल का इतना हिस्सा बियर करता है, पशुधन का इतना हिस्सा बियर करता है, तो जल की मात्रा कितनी कम है, केवल 1% के आसपास। ठीक है। इस प्रकार लगभग 10% भूमि क्षेत्र वाले राजस्थान में देश का लगभग केवल 1% जल संसाधन है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही लोग जल स्रोतों के निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। तो आप देखते होंगे कि तालाब का निर्माण, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जो खड़ीन जल संरक्षण की तकनीक होती है, खड़ीन, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। आजकल तो फिर फव्वारा और ड्रिप के यूज को काफी अपन तवज्जो देते हैं। तो देख लेते हैं, देखो इस कार्य से संबंधित शब्दों पर एक नजर देख लेते हैं। मीरली या मीरवी जब तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करने वाला एक व्यक्ति होता है, उसको अपन कह देते हैं मीरली या मीरवी। ठीक है, प्राचीन काल में। फिर एक व्यक्ति होता था जो प्राचीन काल में कुएं खोदे जाते थे, आजकल तो कौन खोदता है, खैर, कीणिया, कुआं खोदने वाला उत्कीर्णक व्यक्ति। फिर चेजारा, चुनाई करने वाला व्यक्ति। राजस्थान की झीलों की बात हो रही है, तो राजस्थान की झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर। भारत की झीलों की नगरी की बात करें तो श्रीनगर। पूरी दुनिया में झीलों के देश की बात करें तो फिनलैंड। ठीक है, कौन सा देश, फिनलैंड। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय, एक मंत्रालय है केंद्र सरकार का, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, एक संरक्षण कार्यक्रम चलाया वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने झीलों को संरक्षित करने के लिए। जिन झीलों को खतरा है या जिन सूखने के कगार पे आ गई, तो उनमें राजस्थान की 5 झीलें हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। अजमेर की आना सागर, तो 5 में सबसे पहली कौन सी है, अजमेर की आना सागर। फिर पुष्कर, अजमेर में ही है पुष्कर। उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर, 4 हो गई। और 5वीं है माउंट आबू की नक्की झील। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई, पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, पिछोला और एक नक्की झील। 5 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है किसके द्वारा है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन। कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन है, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये राजस्थान का मैप है, मेजर झील्स मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है। अपन एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेंगे और फिर उनमें से जो मुख्य झीलें होंगी उनके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेंगे। बाकी अगर कुछ बच जाता है तो आप जरूर उनको कवर कर लीजिएगा। तलवाड़ा नामक एक झील है जो कि हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। इस तरफ आते हैं, बीकानेर में अनूप सागर, कोलायत और गजनेर झील। तो आपको लोकेशन अगर पूछ ले कि अनूप सागर, कोलायत और गजनेर झील कहाँ है, तो वो बीकानेर में है। जैसलमेर में है गढ़ीसर और बुझ झील। कौन कौन सी, गढ़ीसर और बुझ झील। जोधपुर में है कायलाना, बालसमंद, उम्मेद सागर और जसवंत सागर। कायलाना, बालसमंद, उम्मेद सागर और जसवंत सागर कहाँ पे है, जोधपुर में है। जालोर में है बांकली। हेमावास है, बांध भी है, बांध होता है वहां झील का निर्माण अपने आप हो जाता है, तो वो है पाली में। नक्की झील हम सबको पता है सिरोही में है, माउंट आबू में है। उदयपुर की बात करें तो जैसमंद, उदय सागर, पिचोला, फतेह सागर और गेप सागर। गेप सागर डूंगरपुर में, सॉरी। उदयपुर में जैसमंद, उदय सागर, पिछोला और फतेह सागर। गेप सागर झील है डूंगरपुर। माही बजाज सागर जो बांध भी है बांसवाड़ा में। कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर, बांध बना हुआ है, पता है। जहां पे बांध होगा मैंने क्या बताया, झील अपने आप बन ही जाएगी क्योंकि पानी इकट्ठा होगा। फिर आ जाओ अजमेर में आना सागर, फोई सागर और पुष्कर झील। कौन कौन सी, आना सागर, फोई सागर और पुष्कर झील।
बूंदी की बात करें, नवलखा, जेत सागर। नवलखा और जेत सागर फेमस है, पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। बैथली और उम्मेद सागर है 12। बैथली एक सिंचाई परियोजना भी है। झालावाड़ में है मानसरोवर और भीम सागर। झालावाड़ में कौन कौन सी है? मानसरोवर और भीम सागर। राजसमंद में अपन सबको पता है राजसमंद झील है। ठीक है, बात करते हैं टोंक की। बीसलपुर जो बांध बना हुआ है, वहां पे जो झील बनी हुई है वो कहां पे है? टोंक में। जयपुर में है जवाहरामगढ़। मानसागर भी है, जो जलमहल के नाम से जिसको आप जानते हो उसका नाम है मानसागर। भरतपुर की मोती झील और बंदबरेटा। कौन कौन सी? मोती झील और बंदबरेटा। कहां पे? भरतपुर में। पूछता है, ध्यान रखना। अलवर की एक लेक है सिलीसेड, लेक सिलीसेड, कहां पे है? अलवर में। ठीक है, तो अब अपन कुछ विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और बाद में आपको रिवीजन के टाइम काम आ सकती है। चलो, मीठे पानी की अगर झीलों की बात करें, ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह के द्वारा 1620 में अकाल राहत के कार्य के दौरान कांकरोली के पास करवाया गया। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता है, या आपको जो फैक्ट याद करना है वो क्या है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ के एक राजा हुआ करते थे महाराणा राज सिंह। ठीक है, अकाल राहत कार्य के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। तो भाई आपसे पूछ ले कि राजसमंद झील में कौन सी नदी आके गिरती है? तो याद रहेगा गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। एक और बात जो खास बात है कि जैसे देखो राजसमंद झील है, राजसमंद में स्थित है, तो राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया है। ठीक है, कि जिले का नाम भी राजसमंद है और वहां पे जो झील है उसी के नाम पे उस जिले का नाम रखा गया राजसमंद। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की अगर कृत्रिम झीलों की बात करें, मैन मेड लेक, तो ये सेकेंड नंबर पे आती है। ठीक है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग में किनारे के चारों ओर 9 सीढ़ियां होने के कारण इसे 9 चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। याद रखना, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? राजसमंद झील की बात कर रहे हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? वहां पे एक पाल बनी हुई है जिसको 9 चौकी की पाल क्यों कहा जाता है? चारों तरफ 9 सीढ़ियां बनी हुई है। कितनी? 9। तो इसलिए इसको क्या कह दिया? 9 चौकी की पाल। क्वेश्चन पूछ लेगा 9 चौकी की पाल कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहोगे? राजसमंद झील पे। 9 चौकी की पाल पर फिर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। कितनी चट्टानों पे? 25 चट्टानों पे। कहां पे लिखा हुआ है? 9 चौकी की पाल, जो कि कहां स्थित है? राजसमंद झील पे। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? राज प्रशस्ति के नाम से, जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहाँ स्थित है? 9 चौकी की पाल, राजसमंद, जहां पे इसे 25 काले संगमरमर की चट्टानों पे उत्कीर्ण किया गया है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है। तो कौन सी पुस्तक पर आधारित है ये? अमर काव्य वंशावली। क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, इसके किनारे पर द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता की छतरी स्थित है। क्या स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता की छतरी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राजसमंद झील की। फिर आती है जयसमंद झील, जिसका दूसरा नाम आप देख सकते हो ढेबर झील। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? ढेबर झील। जयसमंद झील की अगर बात करें तो निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर 1687 से 91 के बीच में करवाया गया। तो निर्माणकर्ता कौन थे भाई इसके? जयसमंद झील के राणा जयसिंह। दूसरा नाम इसका ढेबर झील। यह झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी, तो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील। भारत की दूसरी कृत्रिम झील है, दूसरे नंबर की। प्रथम नंबर पे कौन सी है? गोविंद सागर झील, जो कि कहां पे है? भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश में। वो अपने भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? गोविंद सागर झील। सेकंड नंबर पे जो जयसमंद या ढेबर झील। इस झील में गोमती, झावरी और बागर नदी का जल आकर गिरता है। ठीक है,
कौन कौन सी? गोमती, झावरी और बागर। इस झील में टापू है। तो देखो आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, नदी या समुद्र के बीच में टापू होते हैं। तो अपनी ये जो जयसमंद झील है, कौन सी? जयसमंद झील। इसका दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील। क्या नाम है? ढेबर झील। तो देखो इसमें 7 टापू हैं। खास क्या बनाता है? इसमें भील और मीना जाति निवास करती है। सबसे बड़ा टापू है उसको कहते हैं अपन बाबा का भागड़ा। टापू है तो नाम भी रखे हुए हैं। तो सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भाखड़ा। कहां पे स्थित है? जयसमंद झील। सबसे छोटा है प्यारी। जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम क्या है? प्यारी। टापुओं की संख्या आपको पता होनी चाहिए, कितने हैं? 7। श्यामपुरा नहर और भाट नहर इस झील से सिंचाई के लिए निकाली गई प्रमुख नहरें हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिसेंट में एग्जाम हुई थी सीईटी की, उसमें पूछा था कि श्यामपुरा नहर और भाट नहर कौन सी झील से निकाली गई है सिंचाई के कार्य के लिए? तो जयसमंद झील या ढेबर झील। इस झील में एक टापू जो बाबा का मगरा है, बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा वाला है, एक और है बाबा का मगरा, उस पर एक आइलैंड रिजोर्ट नामक होटल बना हुआ है। इसके निकट कलात्मक छतरिया और निकट की पहाड़ी पर रूठी रानी का महल स्थित है। फिर बात करते हैं चलो अपन पिछोला झील की। लोकेशन पता है सबको, उदयपुर में है। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय, देखो राणा लाखा के समय, राणा लाखा ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। राणा लाखा के समय एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। क्या नाम था उसका? पिच्छू बंजारा। उसकी अपने बैल की स्मृति में करवाया था। उसका एक बहुत प्यारा बैल था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी याद में पिच्छू बंजारे ने राणा लाखा के टाइम पे पिछोला झील का निर्माण करवाया। जलापूर्ति की बात करें तो सीसाराम और बुजड़ा नदियों द्वारा होता है। कौन कौन सी? सीसाराम और बुजड़ा, या आपने पहली बार सुना होगा वैसे, ठीक है। तथा यह लिंक नहर के द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है, क्योंकि देखो जो उदयपुर शहर है उसके एक हिस्से में है पिछोला झील और दूसरी तरफ इधर की तरफ है फतेह सागर एफएस। इन दोनों को एक कैनाल, नहर के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है इनको? एक नहर के द्वारा, ठीक है। झील में स्थित 2 टापुओं पर जग मंदिर, जिसको लेक पैलेस कहते हैं, और जग निवास, लेक गार्डन पैलेस, तो 2 महल स्थित है, जग मंदिर और जग निवास। महल बने हुए हैं। वर्तमान में इन महलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इतिहासकार फर्ग्यूसन द्वारा इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा फर्ग्यूसन के द्वारा किसको दी गई है? तो जग मंदिर और जग निवास, जो कि पिछोला झील पे स्थित है। जग मंदिर महल का निर्माण की बात करें तो महाराणा करण सिंह द्वारा सन 1620 में शुरू करवाया गया और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसे पूर्ण करवाया, ठीक है। एक और खास बात बता देता हूं आपको जगमंदिर महल की, जो पिछोला पे स्थित है। 1857 की क्रांति हुई थी, आप सबको पता है, अगर आप पढ़ते हो अपने मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच की छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। कहां पे? जगमंदिर महल में। कहां पे स्थित है? पिछोला झील में। जग निवास महल के निर्माण की बात करें तो 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। इस झील के किनारे पर गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है। कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे क्या स्थित है? गलकी नटनी का चबूतरा। राजमहल या सिटी पैलेस, जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था, वह भी इसी झील के किनारे स्थित है। तो पर्यटन की दृष्टि से यह झील उदयपुर में और राजस्थान में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर आ जाती है उदयपुर की ही एक महत्वपूर्ण झील और, जिसका नाम है फतेह सागर झील। इस झील के निर्माण की बात करें तो 1678 में महाराणा जयसिंह ने करवाया, ठीक है। फतेह सागर झील देवाली नामक गांव के पास स्थित है, इसी कारण इस झील को देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा नाम और ध्यान रख लेना इसका, क्या है? देवाली तालाब। क्या है इसका दूसरा नाम? देवाली तालाब। कनौट के ड्यूक रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे। 1676 में
इसकी नींव रखी थी। ड्यूक क्या होता है? जो ब्रिटिश जो पुराने टाइम पे अभी भी वहाँ पे राजशाही चलता है, राजाओं का जो शासन है वो है एक तरीके से। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है आर्मी में वो होती है ड्यूक। इसका पुनर्निर्माण जब करवाया गया तो महाराणा फतेह सिंह ने सन 1888 में करवाया। किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने। कब करवाया? 1888 में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फतेह सागर झील की बात कर रहे हैं। इस झील में भी एक टापू है जिसमें नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। फतेह सागर की बात कर रहे हैं, फिर से रिपीट करता हूं। 1975 में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। आरएएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हो सकता है फिर से पूछ ले। तो जो सौर वेधशाला है 1975 में उदयपुर में फतेह सागर झील में स्थित है, जिसके द्वारा सूर्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सौर वेधशाला, शब्द पे ध्यान देना, अंतरिक्ष वेधशाला या कुछ और नहीं, सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी कहां पे स्थित है? उदयपुर में, फतेह सागर में। ठीक है, इस झील से उदयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। चलो, उदयपुर की झील होगी। अब बात करते हैं अपन आना सागर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के पितामह थे आनाजी या अनोराज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। अजमेर जिले के नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच 13 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। निर्माण लूणी नदी पर किया गया है और बांडी नदी भी इसमें आके गिरती है। अजमेर नगर की पेयजल सुविधा इससे यहाँ से उपलब्ध होती है। जब आना सागर भर जाती है तो इसका पानी अजमेर नगर में ही स्थित एक और झील है पाई सागर। तो पाई सागर भी पूछ ले तो कहाँ पे है? अजमेर में। मुगल शासक थे जहांगीर, इसके किनारे पे एक उद्यान बनाया जिसका नाम था दौलत बाग। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि दौलत बाग किस झील के किनारे स्थित है? तो आना सागर। किसने करवाया था? तो मुगल शासक थे जहांगीर, उन्होंने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। अब इसे सुभाष उद्यान कहा जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसमें इसको क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। फिर कला प्रेमी शाहजहां, सबको पता है शाहजहां काफी आर्किटेक्चर के प्रेमी थे। ताजमहल का निर्माण करवाया उन्होंने अपनी बीवी की याद में। 1637 में इसके किनारे संगमरमर की बारहदरी का निर्माण कराया, जिसमें संगमरमर के दरवाजे हैं। फिर बात आती है आना सागर हो गई, अजमेर में स्थित है। फिर बात आती है पुष्कर झील। हिंदुओं में काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है पुष्कर झील। राजस्थान राज्य के अजमेर जिले की पुष्कर नामक जगह पर स्थित है। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है और प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण नहीं करवाया किसी ने। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पुष्कर झील का निर्माण किसी ने करवाया तो नहीं, ये प्राकृतिक झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, हालांकि बहुत प्रदूषित है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील भी पुष्कर झील है। तो देखो क्या क्या फैक्ट आ गए। एक तो राजस्थान की प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पुष्कर झील, सबसे पवित्र मानने वाली झील, लेकिन सबसे प्रदूषित भी झील। कहां पे स्थित है? अजमेर के पुष्कर नाम की जगह में। पुष्कर झील की जब भी बात आती है तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इसको और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। इस झील के किनारे कुल 52 घाट स्थित है। तो चलो 52 घाट के नाम तो आपको याद नहीं रखने, लेकिन 52 घाटों में से पहले घाट का निर्माण मंडोर के शासक नरहरि राव ने करवाया। तो पुष्कर झील के पास जो 52 घाट है, 52 घाट है, उनमें पहले घाट का निर्माण किसने करवाया? मंडोर के शासक नरहरि राव ने। इसके बाद 52 घाटों में से प्रसिद्ध घाट दो हैं, एक तो महात्मा गांधी घाट या गो घाट। ठीक है, गाय गो घाट या फिर महात्मा गांधी घाट, क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियों का पूरे देश में बहुत सारी जगह विसर्जन किया गया था थोड़ा थोड़ा, तो राजस्थान में पुष्कर में किया गया था। और एक मेरी जनाना घाट, एक ब्रिटिश मैडम मेरी थी, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, तो उनके नाम का भी एक घाट यहाँ पे बना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगर कि मेरी जनाना घाट किस झील पे स्थित है? पुष्कर झील। गांधी घाट पुष्कर झील। ठीक है, कितने घाट है? 52। एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है पुष्कर झील से रिलेटेड वो ये है कि प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कब? जो कार्तिक माह आता है, हिंदू मंथ होता है, उसकी पूर्णिमा फुल मून के टाइम मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर झील के पास भरने वाला मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। भरने वाले मेले में नागौरी ऊंटों की बिक्री, पशु मेला भी होता है, नागौरी ऊंटों की बिक्री के लिए ये फेमस है। इतने फैक्ट हो गए, कुछ और फैक्ट बताता हूं। ब्रह्मा जी का मंदिर, तो पुष्कर अजमेर में भारत का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर इसके किनारे स्थित है। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर भी पुष्कर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, तो करवाया किसने था निर्माण? ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उनकी पत्नी जो सावित्री देवी है,
उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है। कुछ और नामों से भी जानी जाती है पुष्कर झील, वो देख लेते हैं। कोंकण तीर्थ के नाम से जानी जाती है पुष्कर झील को, और किस नाम से कहते हैं? कोंकण तीर्थ के नाम से। तीर्थ स्थलों का मामा भी पुष्कर झील को कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? तीर्थ स्थलों का मामा। 52 घाट है इसलिए 52 घाट। मंदिरों की नगरी, प्रयागराज का गुरु। ठीक है, एक और नाम क्या है इसका? प्रयागराज का गुरु। और हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थान। हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थान। 4 आपको पता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो हिंदुओं का 5वां तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? पुष्कर को। ठीक है, चलो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैसे इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने किया था, इसी कारण झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। वेद व्यास ने इसी झील के किनारे महाभारत की रचना की थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इस झील के किनारे ही जो ऋषि विश्वामित्र है, उन्होंने जब तपस्या की तो मेनका ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया था। और यह भी माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु थे, इस झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र भाषण दिया था। तो ये जो सारे तथ्य हैं आपके पुष्कर झील से रिलेटेड है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आती है नक्की झील। पता है आपको कहां पे? माउंट आबू सिरोही में स्थित है नक्की झील। नक्की झील का नाम नक्की झील क्यों है? ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के इस झील का निर्माण किया था। क्या माना जाता है? कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के इस झील का निर्माण किया था। सर्दियों में अक्सर ये जम जाती है, टेम्परेचर थोड़ा वहां कम हो जाता है। ठीक है, नक्की झील के किनारे ये सुंदर बगीचा है जहां शाम के समय घूम सकते हो। खास बात क्या है? इस झील के पास एक हाथी गुफा स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ ले, हाथी गुफा सिरोही में है, माउंट आबू में, नक्की झील के किनारे। ठीक है, और वहां पे 2 चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी 2 चट्टाने हैं जिनका नाम है टोड रॉक और नन रॉक। ये ध्यान रखना। कौन सी झील के किनारे? नक्की झील के किनारे। गरासिया जनजाति अस्थि विसर्जन नक्की झील में करती है। देखो कितना महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे हिंदुओं के लिए पुष्कर झील का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो गरासिया जनजाति के लिए नक्की झील बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो उनका जो अस्थि विसर्जन होता है, जैसे अपने यहाँ नॉर्मली हरिद्वार या गंगा जी में बहाते हैं, तो ये अस्थि विसर्जन नक्की झील में करते हैं। कौन सी जनजाति? गरासिया। कौन सी जनजाति? गरासिया। नक्की झील के किनारे की पहाड़ियों के बीच रामकुंड के नीचे 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है, बहुत ही फेमस, रघुनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। चलो आगे चलते हैं। फिर आती है मीठे पानी की, अपन ने मेन झीलें देख ली हैं। अब बात करते हैं थोड़ी खारी पानी की झीलों के बारे में। तो देखो, खारे पानी की झीलों का नाम सुनते हैं अपने राजस्थान में सबसे पहले अपने दिमाग में आता है सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है जो अरावली रेंज में स्थित है। ठीक है, इस झील से मुगल वंश को भी नमक की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, बाद में जयपुर और जो जोधपुर की रियासत थी उनका अधिकार हो गया था इस पे। खास बात क्या है सांबर झील की? खास बात क्या है कि एक कन्वेंशन है, एक सम्मेलन है, रामसर सम्मेलन। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी आर्द्र भूमियां होती है, नम भूमियां होती है, उनका संरक्षण के लिए बना हुआ है। ठीक है, ईरान में बना था, रामसर एक जगह है ईरान में। तो जो सांबर झील है 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित की गई है। ठीक है, तो देखो ये सांबर लेक है, इसके एक तरफ जयपुर जिला आ जाता है, एक तरफ अजमेर और एक तरफ नागौर। ठीक है, ध्यान रखने की बात, रामसर कन्वेंशन में शामिल है। ठीक है, सांबर झील के अलावा दूसरी कौन सी जगह शामिल है रामसर कन्वेंशन, वो मैं आपको बता देता हूं, केवलादेव। ठीक है, आकार और अगर गहराई की बात करें तो सभी मौसम में एक समान नहीं होता है, क्योंकि देखो खारे पानी की झील है, जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा पानी का गर्मी में तो आकार घट जाता है, नमक की आपूर्ति बढ़ जाती है। चलो, इसमें 6 नदियों जिनमें मेड़ता, समोद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला से पानी प्राप्त होता है। जो सांबर झील है उसको 6 नदियों का पानी प्राप्त होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मेड़ता, समोद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ठीक है,
चलो ये हो गई राजस्थान की मेजर अपन ने झीलें देख ली हैं। पूरी देख पाना पॉसिबल है नहीं, तो बाकी आप पढ़ना। जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म हो सकते हैं उस चीज़ पे ध्यान देना, और जब आप जो और बाकी की झीलें पढ़ रहे हो तो उसमें वो वाले फैक्ट आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की वनस्पति की, ठीक है। सांबर झील की एक और बात रह गई, खास बात आपको पता हो तो 2020 में यहाँ पे काफी सारी पक्षियों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो वो एक वायरस था जिसका नाम था बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म। क्या था उस नाम का नाम? बोटुलिज्म। तो लगभग 20 या 22 हजार जो प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं प्रवास के लिए, उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा? बोटुलिज्म वायरस। कौन सा वायरस था? एवियन बोटुलिज्म। पक्षियों का एक वायरस है जिसके कारण काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पक्षियों की डेथ हो गई थी। दूसरी बात, सांबर झील राज्य की सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी पहली चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है। चिल्का स्थित है उड़ीसा में। कहां पे स्थित है चिल्का? उड़ीसा में। खारे पानी की झील इसलिए नमक का उत्पादन होता है, और देश के कुल नमक का लगभग 8.7% नमक यहीं उत्पादित होता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड गवर्नमेंट की एंटाइटी है, उसके द्वारा इस झील से उत्पादन का कार्य किया जाता है। इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है और संत हिसादुद्दीन की दरगाह भी है, ठीक है। फिर आती है खारे पानी की एक और झील, देख लेते चलो। पचपदरा कहां पे है? बाड़मेर में है। पचपदरा झील कहां पे है? बाड़मेर में है, बालोतरा के पास, ठीक है। देश की सबसे खारे पानी की झील है। अगर आप देखो खारापन होता है ना, खारेपन की भी तो एक इंटेंसिटी होती है कि कितना खारा है। तो देश का जो सबसे खारा पानी पाया जाता है वो पंचपदरा झील में पाया जाता है। इस झील का निर्माण पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर करवाया गया। खारवाल जाति के लोग यहाँ मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग नमक के स्फटिक बनाने में करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? खारवाल जाति के लोग। उत्तम किस्म का नमक पार होता है, उत्तम किस्म का नमक बनता है जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। यही कारण भी है कि खारापन इसके नमक में बहुत ज्यादा होता है। सोनिया गांधी ने यहाँ 2013 में पचपदरा के सजियावाली गांव में रिफाइनरी का शिलान्यास भी किया। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी अपन को पता है पंचपदरा में है, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। फिर बीकानेर की एक झील है लूणकरणसर, ठीक है। लोकेशन ध्यान रख लो बस, लूणकरणसर बीकानेर में है, खारे पानी की झील है। किस प्रकार की झील है ये? खारे पानी की झील है। फिर आती है डीडवाना झील, नागौर में है, लोकेशन ध्यान रख लो, ये भी खारे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे एक राज्य सरकार का उपक्रम है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। कहाँ पे है? डीडवाना, नागौर में। क्या नाम है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है। सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। यहाँ के नमक के फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह खाने योग्य नहीं है। फ्लोराइड से आपको याद आया होगा, कल अपन ने एक फैक्ट देखा था कि नागौर से लेके अजमेर का जो भूगर्भ में जो जल पाया जाता है उसमें फ्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो वहां पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लोगों में जो कूब की बीमारी, जो पीठ पे कुबड़ निकल आता है, इसी के कारण इस पट्टी को कुबड़ पट्टी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। चलो, तो अपने देखो झील देख ली, नदियां देख ली, राजस्थान का भू आकृतिक प्रदेश और इसकी विशेषताएं देख ली, जलवायु देख ली। तो एक बार मैं आपको थोड़े 2-4 क्वेश्चन दिखा के आइडिया दे देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान दे लेना एक बार। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि ये तो है नदियां, ठीक है, और ये है इनकी सहायक नदियां, तो इनमें से कौन सी नदी और उसकी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो बनास और ढूंढ, लूणी, बांडी, माही, जोजड़ी और साबरमती, माजम। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी है या आपने वैसे पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा जो जोजड़ी है वो लूणी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? मतलब गलत हो जाएगा एक तरीके से, इसने पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो माही और जोजड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए, इसको देख लेना आप ध्यान से। जोजड़ी जो नदी है नागौर के पास इसका उद्गम होता है, ठीक है, और जोधपुर में जाके लूणी नदी में मिल जाती है।
लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम एक तो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, दूसरा दाहिने हाथ से मिलके आके मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी, जोजड़ी, किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की। एक क्वेश्चन ये देख लो, निम्न में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था बाणगंगा, कौन सी, बाणगंगा। ठीक है, क्योंकि बाणगंगा को रुंडित नदी भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं और ताला नदी भी कहते हैं, 2-3 नाम है इसके। बैराट की सभ्यता इसके किनारे पे थी। ठीक है, और इसको रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। अभी इतना ही बताएंगे, बाकी आप क्वेश्चन पे ध्यान दो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और तरीका है, आपसे सहायक नदियां दे देगा और पूछ लेगा ये किसकी सहायक नदियां, जैसे कि हथमती, मेशवा, माजम, वत्रक नदियां किस नदी का भाग है या किसकी सहायक नदियां है। तो ऑप्शन जैसे आपके पास साबरमती आ जाएगा, माही आ जाएगा, पश्चिम बनास या काली सिंध। तो इसका सही आंसर तो मैं बता देता हूं, साबरमती, लेकिन यह भी क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है एग्जामिनर का। फिर चंबल नदी का प्राचीन नाम पूछा हुआ है, काफी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, चरमणवती। क्या नाम है, चरमणवती। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है, अभी अभी अपने पढ़ा है, अभी अभी जस्ट पढ़ा आपने, तो जैसमंद या ढेबर झील। कौन सी, जैसमंद या ढेबर झील। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये अपने, अगर आपने फिर से मैं रिपीट करूंगा, पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज देखें और इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देना कि राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वैसे तो देखो इन सब कथनों में ना एक एक क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, जैसे राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869, 869 और 826 किलोमीटर है। पहला कथन यह है, ध्यान देना, सही है या नहीं ये आप डिसाइड करो। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, सही बात है, ये तो अपन को पता है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है, सही है, एकदम सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किससे लगती है अंतरराज्यीय सीमा, मध्य प्रदेश से। ठीक है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, सही है, चलो ये भी सही है। तो वैसे तो एक ही ऑप्शन बच गया जो गलत है, पहला ऑप्शन। गलत कैसे है वो मैं बता देता हूं, थोड़ा ध्यान दो। राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 और 826 है, गलत। उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 826 है और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो ज्यादा है, वो 869 है। दोनों का अंतर मैंने बताया आपको, रीट की अभी एग्जाम में पूछा गया था, 43 किलोमीटर, जो कि कितना है अंतर, 43 किलोमीटर। ठीक है, चलो सिलेबस का अगला टॉपिक देखते हैं अपन अब। फिर आता है राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की वनस्पति। ठीक है, तो राजस्थान की अगर वनस्पति की बात करें, देखो तो कहीं ना कहीं आपको सदाबहार वन भी देखने को मिलेंगे, कहीं आपको मरुस्थलीय वनस्पति देखने को मिलेगी, कहीं आपको पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। तो वही देखेंगे, बहुत ही विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसको संक्षेप में समझाने की। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या बाद में जो आपको यहाँ पे चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां पे पूछ सकते हो। राजस्थान भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है। तो कहने का मतलब है कि वन अभाव वाला राज्य है। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र जो कि 32,863 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है, 9.60%। याद रखना, अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, 9.60। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, पूछेगा, पक्की बात है, अगर वनों से क्वेश्चन आएगा तो यहां से आता ही है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन 3 प्रकार में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन से हैं, रक्षित वन। कौन से है सबसे ज्यादा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रक्षित वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो वन अगर प्रतिशत की बात करें तो देखो आरक्षित तो है लगभग 37% के आसपास, कितने हैं,
37.05%। कौन से है? रिजर्व्ड या आरक्षित वन। कौन से? रिजर्व्ड या आरक्षित वन। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड या रक्षित, जो कि 56.49। फिर आते हैं अवर्गीकृत, जो कि 6.46% है। ठीक है, परसेंटेज याद रखना है आपको। फिर जो वन रिपोर्ट आती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा जारी भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिसेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। 2021 के अनुसार राज्य का वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर और ट्री कवर वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात राज्य का कुल वनावरण और वृक्षावरण, याद रखना है ये फैक्ट, 25,387.96 है। याद रखना है, मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42% है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक तो ये जो रिपोर्ट जारी होती है 2 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है? 2 वर्ष में एक बार। ठीक है, पूछ लेगा ये क्वेश्चन, जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। फिर देखो, एक और संस्था है चैंपियन सेट, उन्होंने वनों का वर्गीकरण किया 2 प्रकार से, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, राजस्थान के वनों की बात हो रही है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नाम से पता चल रहा है उष्णकटिबंधीय तो किस लिए यूज किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो उष्णकटिबंध में स्थित है। पर्णपाती मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो एक सीजन आता है जिसमें पत्ते त्याग देते हैं, तो पर्णपाती यूज कर लिया। दूसरा है कांटेदार वन, जो मरुस्थलीय टाइप की वनस्पति होती है, वेजिटेशन होती है, कांटे उनमें ज्यादा पाए जाते हैं, पत्तियों का आकार छोटा होता है, जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक धंसी होती है ताकि पानी की नमी सोख सके। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य और 16 संरक्षण रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क बनाते हैं। राज्य में 4 बाघ परियोजनाएं इस वक्त, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विस्तारी। सबसे नई वाली है रामगढ़ विस्तारी अभी, है ना। और 2 रामसर साइट, केवलादेव और केवलादेव जो घना और सांबर झील है। ठीक है, केवलादेव की एक खास बात हो रही है, ध्यान रखना, रामसर कन्वेंशन के अलावा एक और रिकॉर्ड होता है, मॉन्ट्रेक्सू रिकॉर्ड, उसमें और भी जिसको ज्यादा खतरा होता है उसको शामिल किया जाता है, तो केवलादेव जो घना विहार है वो इसमें शामिल है। चलो ये फैक्ट है, कुछ ध्यान देना। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,864 किलोमीटर के आसपास। याद रखना है, पहले से रिपीट कर रहा हूं, अभिलेखित वन भूमि है 9.60%, कुल वनावरण है 16,655 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर आपको याद रखना है जो ट्री कवर है और जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, उन दोनों को मिला के जो राज्य का वनावरण और वृक्षावरण है वो 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.42% है। ठीक है, ये फैक्ट है। और भी अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहो, हो सकता है कि एग्जामिनर के दिमाग में कुछ ऐसा आए ही कि वो बहुत ही छोटा सा डीप फैक्ट आपसे पूछ लें, तो प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण की अगर इस क्षेत्रफल को राज्य के हर एक व्यक्ति में डिवाइड किया जाए तो कितना हिस्सा आएगा? 0.037 हेक्टेयर। कितना आएगा? 0.037 हेक्टेयर। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, वन होते हैं, वनस्पति होती है, इनको पॉलिसी निर्धारण नीति के द्वारा नियमित किया जाता है। तो राजस्थान में जो वन नीति की अगर अपन बात करें तो चलो एक बार थोड़ा पुराने टाइम में चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1894 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई। तो भारत की बात करें तो कब? 1894 में। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाया गया। याद रखना ये फैक्ट, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? जोधपुर रियासत के द्वारा। कब? 1910 में, वनों के संरक्षण से रिलेटेड नियम। फिर अलवर रियासत द्वारा 1935 में वनों के संबंध में कानून बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। पहली जो वन नीति आई 1952 में आई। कब आई? 1952 में। फिर उसके बाद उसमें संशोधन हुआ 1988 में। तो आप एक फैक्ट ध्यान रखना, जो वन नीति 1988 है, कौन सी? वन नीति 1988, भारत की वन नीति 1988। फिर से रिपीट करता हूं, उसके अनुसार देश के कम से कम जो एक आइडियल कवर होता है फॉरेस्ट का, वो 33%। कितने भाग पे वन होने चाहिए? 33% पे।
या फिर 1/3 भाग। कितने भाग पे वन होने चाहिए? 1988 की जो वन नीति थी उसके अनुसार 33% या 1/3 भाग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले 1953 में वन अधिनियम, ठीक है, वन अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 1953 में। अभी की बात करें, जस्ट अभी अपन ने देखा राजस्थान के क्षेत्रफल के जो 9.60 क्षेत्र है उस पर वन स्थित है, जो कि 32,863 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और देश के कुल प्रतिशत का एक और फैक्ट यहां पे आता है, देश के कुल वन क्षेत्र का है 4.23। कितना है? 4.23। राज्य की अगर प्रथम वन नीति की बात करें, ठीक है, तो 17 फरवरी 2010 को पहली बार वन नीति लागू की गई। ठीक है, तो राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति कब आई? फरवरी 2010। पूछता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप तो इसको इंपोर्टेंट मार्क कर ही लेना, पूछेगा यहां से क्वेश्चन। 4 मार्च 2014 से राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 लागू कर दिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं वन क्षेत्र की। तो देखो, भारत के जो अन्य राज्य हैं उनकी तुलना में राजस्थान में वन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, उसमें सब चीजों का रोल आ जाता है। यहाँ जलवायु, अरावली की स्थिति, उसके कारण क्या होता है, मानसून की हवाएं सीधे गुजर जाती है। ठीक है 15वां स्थान रखता है आरक्षित वन क्षेत्र में। अभी अभी अपन ने देखा था 2021 की जो वन रिपोर्ट आई उसमें अपन ने देख लिया कितना परसेंट है राज्य के कुल क्षेत्र का, 9.60, और भारत के वन क्षेत्र का 4.23। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार। ठीक है, यह फैक्ट आप जरूर याद रखना। अब कारण देख लो एक बार, वैसे आपके ये पूछेगा नहीं, लेकिन कम वर्षा होना, उच्च तापमान, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अधिक विस्तार, अनियंत्रित पशुचारण और मानव द्वारा किए जाने वाला वनोन्मूलन इसके मुख्य कारण है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं, सबसे कम वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं अपन सीधा। तो देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है भाई। कितना है? 2753.39 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर राज्य में वन क्षेत्र की बात करें तो कितना है? 2753.39 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है राजस्थान राज्य में? उदयपुर जिले में। सबसे कम वन क्षेत्र कहां है? क्षेत्रफल की बात हो रही है, फिर से रिपीट करता हूं, वो है चूरू में। कितना? मात्र 77.69 वर्ग किलोमीटर। ये तो अपन ने देख लिया क्षेत्र के आधार पर कि कितनी जगह में वन है, कितनी में नहीं है। सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम चूरू। अभी जो पिछला आरएस प्रीलिम्स हुआ उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला। तो प्रतिशत से यहां तात्पर्य है कि भाई जितना वन क्षेत्र है वो उस जिले के टोटल एरिया का कितना परसेंट है। ठीक है, वो उन्होंने प्रतिशत में बदल दिया। तो सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला तो जिला देखो उदयपुर ही है, ये तो चेंज नहीं हुआ। न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है जोधपुर। कंफ्यूज मत होना, क्षेत्र की बात आए तो चूरू है, क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से आए तो जोधपुर है। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? तो उसका आंसर था जोधपुर। बहुत सारे बच्चों ने वो चूरू कर दिया था। ठीक है, वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर किया जा सकता है, जलवायु और वनस्पति के आधार पर किया जा सकता है, और वृक्षों के वितान मतलब सघनता के आधार पर किया जा सकता है, प्रकृति के आधार पे, जैसे सदाबहार वन होते हैं, ठीक है, पर्णपाती वन होते हैं। चलो तो देख लेते हैं एक बार। प्रशासनिक आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओवरऑल तो कितने हैं? फिर से रिपीट आ गया, फैक्ट आ गया, 32,863 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन क्षेत्र है, जो कि कितना है? 9.60%। कितना है? 9.60। 3 प्रकार के वन इसमें आते हैं, रिजर्व्ड आरक्षित, प्रोटेक्टेड रक्षित, और अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत वन। सबसे ज्यादा है रक्षित वन। कौन से है? रक्षित वन सबसे ज्यादा। मैं क्रम बता देता हूं, ठीक है आपको। रक्षित वन सबसे ज्यादा है, फिर है आरक्षित, फिर कौन से है? आरक्षित, और उसके बाद है अवर्गीकृत। क्रम ध्यान रखना, क्रम पूछेगा आपसे। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं, वनों से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं सीधे ही। राजस्थान में वनों से जुड़े कुछ तथ्य, सर्वाधिक किस प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं, पूछा हुआ है, बहुत एग्जाम से पूछा है, सिंपल सा है। धोकड़ा एक वन का प्रकार होता है, धोक वन। कौन से? धोक वन, धोकड़ा। तो सर्वाधिक धोकड़ा के वन राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसलमेर की कुलधरा में कैक्टस गार्डन विकसित किया गया। ये सीधे सीधे फैक्ट है, वन लाइनर है, ये याद कर लेना आराम से। एक पेड़ होता है पलास, जिसको कहते हैं ढाक, के फूलों से लदा वृक्ष जंगल की आग कहलाता है, क्योंकि जो इनका कलर होता है वो बहुत ही डार्क रेड होता है, जिसके कारण वो आग के समान लगता है। तो जंगल की आग कहते हैं पलास के फूलों को या पलास के पेड़ को। वनस्पतिक नाम की बात कर ले इसकी, तो इसका नाम है वनस्पति ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। किसका? पलास का नाम। जोधपुर में देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क में स्थापित किया गया है। कहां पे? जोधपुर में। क्या? देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान, डेजर्ट वेजिटेशन गार्डन पार्क, जिसमें मरु प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित किया जाएगा। शेखावाटी में घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। क्या कहलाता है? बीड़। देखो बीड़ अलग होता है, बीड़ है शेखावाटी में घास के मैदान। एक आपने सुना होगा बीहड़, वो जो चंबल में उत्खात पाए जाते हैं, जो खड्डे नुमा, जो टीले नुमा, जो वहां पे भौगोलिक जो जगह है उसको कहते हैं बीहड़। कहां पे? चंबल वाला जो एरिया है, सर्वाधिक ये धौलपुर में पाए जाते हैं। ये अभी 3-4 दिन पहले जो रीट वाला एग्जाम हुआ उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बीड़ अलग है, बीहड़ अलग है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और कुछ पेड़ होते हैं देखो, कुमट, केर, सांगरी, काचरी और गेंदा, इन पांचों को मिला के कहते हैं पंचकुटा। क्या कहते हैं? पंचकुटा। किस किस को? कुमुट, केर, सांगरी, काचरी और गेंदा। केंद्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अक्टूबर 1952 में मरु वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में की। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लेगा, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। राजसमंद जिले में खमनोर, जो हल्दीघाटी और दिलवाड़ा वाला क्षेत्र है, उसको चंदन वन कहलाते हैं। वहां पे वन जो पाए जाते हैं, चंदन के वृक्षों की वहां संख्या ज्यादा है, तो वहां चंदन वन कह देते हैं उनको। एक और जो वनों से रिलेटेड बात आती है, तो देखो वनों के संरक्षण की बात आज ही नहीं है, काफी पुराने टाइम से चली आ रही है। तो खेजड़ली एक गांव है जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में। वहां जो बिश्नोई समाज है, वहां पे बिश्नोई समाज में अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में बहुत सारे लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी गई थी। तो वन संरक्षण और वन अनुसंधान, विकास और वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था के लिए 94-95 से अमृता देवी स्मृति पुरस्कार चालू किया गया, ठीक है। तो अमृता देवी पुरस्कार पूछ लिया आपसे, किससे रिलेटेड है? तो वनों में जो उनके संरक्षण के लिए या उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ लेखन वगैरह कर रहे हो, तो उसमें अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार आपको मिलेगा। चलो, वनस्पति हो गई, झीलें हो गई, नदियां हो गई, भू आकृति हो गई। अब अगर आप सिलेबस पे नजर डालोगे तो कुछ 5 या 6 फसलों के नाम दे रखे हैं सीधे सीधे। जो आपका EORO 2023 वाला सिलेबस है उसमें आपको 4-5 फसलों के सीधे सीधे नाम लिखे हुए हैं। गेहूं, जौ, गन्ना, बाजरा, मक्का, ठीक है, इत्यादि। चावल नहीं है, तो अपन जो सिलेबस में सीधा लिख रखा है वही देखेंगे, फालतू इधर उधर ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार सीधे सीधे फटाफट। सबसे पहली जो वहां फसल है वो देख लेते हैं, बाजरा। राजस्थान के शुष्क मरुस्थल प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो ये ध्यान रखना, कौन सा स्थान है बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान का देश में जो कुल बाजरा है उसमें लगभग 45.56% का योगदान है। लगभग 45% बाजरा जो है वो राजस्थान उत्पादित करता है, ठीक है। खरीफ की फसल है, इसे जुलाई अगस्त में बोकर अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। जलवायु और भूमि की बात करें तो रेतीली बालू मृदा में आराम से हो जाती है, कम वर्षा के साथ ही हो जाती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है। लगभग केवल 20 से 25 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रही है तो वो बाजरा के उत्पादन के लिए काफी होती है, ठीक है। तो क्या देखा अपने? बाजरा में राजस्थान का उत्पादन में स्थान
प्रथम। ठीक है, लगभग 45% योगदान है, 45.56। खरीफ की फसल है, बोई कब जाती है? जुलाई अगस्त में। काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, बाजरा उत्पादक अगर प्रमुख जिलों की बात करें तो अलवर, बाड़मेर, जालोर, दौसा, करौली, जयपुर, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सवाई माधोपुर, बीकानेर आदि है। तो लगभग बाजरा देखो थोड़ा 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 अपने पूरे राजस्थान में पैदावार इसकी होती है। सर्वाधिक उत्पादन जरूर याद कर लेना कि भाई देश में राजस्थान का तो सर्वाधिक उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, राजस्थान में कौन से जिले में बाजरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? अलवर में। कहां पे होता है? अलवर में। उन्नत किस्मों की बात करें तो ये ध्यान रख लेना, राज 171, तो कौन सी इसकी कुछ किस्में होती है, हर फसल की कुछ किस्में होती है, पूछ लेता है बहुत बार। तो राज 171 किसकी किस्म है? बाजरा। किसकी किस्म है ये? बाजरा। RHB 30 किसकी किस्म है? बाजरा। RCB 911 किसकी किस्म है? बाजरा। ठीक है, इत्यादि। फिर आती है मक्का फसल। खरीफ की ही फसल है मक्का भी। दक्षिणी राजस्थान में इसे खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। मक्का की उन्नत किस्म का विकास अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर और कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में किया जाता है। जलवायु और भूमि की बात कर लेते हैं तो उत्पादन के लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा और 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा और 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। 35 सॉरी। मक्का कम उपजाऊ और असमतल भूमि में भी आराम से उत्पादन इसका हो जाता है। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करते देख लो एक बार, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मतलब जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं वहां पे मक्का उत्पादन ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे मक्का की किस्मों की, पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। या तो क्या करेगा, किसी और फसल में इनका नाम देके पूछ लेगा। तो ध्यान रखना, माही कंचन, माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में है? मक्का की किस्में है, याद रखनी है। ठीक है, माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में है? मक्का की। याद रखना, ना गेहूं ना बाजरा, किसकी फसल है? किस्म है मक्का की। माही कंचन और माही धवल याद रहना चाहिए आपको। फिर बात आती है गेहूं की। बाजरा हो गया, मक्का हो गया, फिर बात करते हैं गेहूं की। रबी की फसल है, हम सबको पता है, रबी की प्रमुख फसलों में से एक है गेहूं। लगभग सभी जिलों में इसकी पैदावार होती है। ठीक है, जो कुल कृषि का योग्य क्षेत्र उसके 9% में गेहूं का उत्पादन होता है। देश में अगर राजस्थान की स्थान की बात करें कि देश में गेहूं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो भाई है 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां। जलवायु और भूमि की बात करें तो शीतोष्ण जलवायु में, जिसमें 50 से 60% की आर्द्रता और दोमट मिट्टी में उत्पादन होने वाली फसल है। सर्वाधिक राजस्थान में बात करें तो श्रीगंगानगर जिले में उत्पादित होता है गेहूं। कहां पे होता है? श्रीगंगानगर जिले में। किसका उत्पादन होता है? गेहूं का। बाकी आपको बताया लगभग मैंने बताया लगभग सारे ही जिलों में गेहूं का उत्पादन होता है। किसमें ध्यान रख लो, बाजरा की किस्में देख ली, मक्का की देख ली, अब गेहूं की किस्में देख लो। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इधर का उधर दिमाग में सेट मत करना। अब गेहूं की किस्में पढ़ रहे हैं, कल्याण सोना। कल्याण सोना किसकी किस्म है? ये गेहूं की। सोनालिका किसकी किस्म है? गेहूं की। मंगला गंगा किसकी किस्म है? गेहूं की। सुनहरी, दुर्गापुरा 65, शरबती मैक्सिकन, ठीक है, मैक्सिकन गेहूं से रिलेटेड एक किस्म है, ध्यान रखना। कोहिनूर, ये भी एक गेहूं की फसल की किस्म है। चंबल 65, ये भी गेहूं का जो बीज आता है, एक फसल आती है, उसका एक प्रकार है। और राजस्थान 3077। एक बार मैं वापस फिर से रिपीट कर देता हूं, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला गंगा, सुनहरी, दुर्गापुरा 65, शरबती मैक्सिकन, कोहिनूर, चंबल 65 और राजस्थान 3077, ये सारी गेहूं की जो फसल होती है उसकी किस्में हैं। फिर बात करते हैं जौ की। बाजरा, मक्का, गेहूं हो गया, अब बात करते हैं जौ की फसल की। एक शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र की फसल है जो बोए गए क्षेत्र और उत्पादन दोनों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। गेहूं में 5वां था, जौ में कौन सा स्थान है राजस्थान का? दूसरा। बाजरा में प्रथम था। राजस्थान देश के कुल उत्पादन का लगभग 29% जौ उत्पादित करता है।
माल्ट बनाने के लिए प्रमुख खाद्यान्न के रूप में जौ का उपयोग किया जाता है। जलवायु और भूमि की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आसपास, पकते समय 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा उसके लिए उपयुक्त होती है। उत्पादक जिलों की बात करें तो जौ का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर में होता है, जहां पे गेहूं का भी होता है, और भी कुछ जिले हैं जिनका उत्पादन में प्रमुख स्थान है। आपको सबसे ज्यादा वाला ध्यान रखना है, कौन सा? श्रीगंगानगर। चलो, दो और फसलें आपके सिलेबस में दी हुई है, गन्ना और कपास, वो भी देख लेते हैं। गन्ने की अगर बात करें, उष्णकटिबंधीय फसल है, एक बार बोने के बाद 3 से 5 वर्ष तक काटा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही काटोगे जड़ बच जाती है, वो वापस से उग आती है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखो, चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में, और खांड जो शक्कर होती है वो बनाने में। अपशिष्ट, इसके अपशिष्ट से शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, गन्ने की अपशिष्ट को ईंधन के रूप में भी यूज होता है, पशुओं को खिलाने में, कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी यूजेज है गन्ना के। ठीक है, विश्व का ब्राजील के बाद दूसरा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। तो ब्राजील का, विश्व का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। एक और फैक्ट मैं आपको इससे रिलेटेड बता देता हूं कि देखो, गन्ने से क्या बनती है? चीनी। तो विश्व की चीनी का कटोरा वैसे क्यूबा नाम का एक देश है, उसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा नामक एक देश है, उसको कहा जाता है। ठीक है, पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। जलवायु और मृदा की बात करें तो औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। पानी बहुत चाहिए होता है गन्ने की फसल को। ठीक है, प्रमुख फसलें किसमें जो इसकी है? को 0.419, को 0.419, को 0.449 और को S767, ये इसकी कुछ प्रमुख किस्में है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला श्रीगंगानगर। कौन सा? श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर 3 जगह प्रथम आए देखो, कहां कहां पे? गेहूं, जौ और गन्ना। बाजरे की बात करी, अलवर में था। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कपास की। प्रमुख व्यापारिक फसल है, सूती वस्त्र तैयार करने में इसका उपयोग होता है। बिनोला से तेल, पशु खाद्य तैयार किया जाता है। भारत विश्व में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादक दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। राजस्थान का देश में कपास उत्पादन में 6ठा स्थान है। कौन सा है? 6ठा। ठीक है, 6th स्थान। अगर बात करें जलवायु की तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 90 दिन पाला रहित होना चाहिए, क्योंकि पाला पड़ता है उससे कपास की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें इसने क्या किया था, ये सारी शर्तें दे दी थी और पूछ लिया था कि कौन सी फसल के लिए ये कंडीशंस है, तो कपास उसका आंसर था। मुख्य किस्मों की बात करें तो एक तो देसी तथा नरमा किस्म, देसी तथा नरमा किस्म, फिर बीकानेरी नरमा, RST9, अमेरिकन के पास और RS 87516, ST9 शंकर, वीरनार, वराह लक्ष्मी। ये जरूर याद रख लेना, वीरनार और वराह लक्ष्मी किसकी प्रकार है, किसकी फसलों की किस्म के प्रकार है? कपास। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो वही सेम, गंगानगर फिर से देखो एक बार आया है, हनुमानगढ़ है, इसके अतिरिक्त अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर आदि जिलों में भी कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं, सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, पूछ सकता है, इसलिए मैंने वन लाइनर डाल दिए। बाजरे के उत्पादन में क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की बात करें और उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र से भरतपुर में स्थित है। हालांकि सिलेबस में सरसों नहीं है, लेकिन वो पूछ सकता है आपसे। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में खोला गया था। ठीक है, सारे फैक्ट्स हैं, याद करने हैं। कांगड़ी दक्षिणी राजस्थान के गरीब आदिवासी शुष्क क्षेत्रों की एक विशेष फसल है। कौन सी? कांगड़ी। भारत में MS स्वामीनाथन के प्रयासों से 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति आपको पता है फसलों से रिलेटेड है, खाद्यान्न से रिलेटेड है। उस वक्त काफी अकाल जैसी स्थिति हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। तो जो हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1966-67 में। किसके प्रयासों से? MS स्वामीनाथन के प्रयासों से। निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कैथून कोटा में खोली गई। देश जो राज्य में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी खोली गई कैथून
कोटा में। जो सबसे भयंकर जो राजस्थान में त्रिकाल जो पड़ा था 3 साल का, छप्पनिया काल जिसको कहते हैं, विक्रम संवत 1956। कब पड़ा था छप्पनिया काल? विक्रम संवत 1956 में। और अगर सन की बात करें, जो इंग्लिश कैलेंडर ईयर होता है, वो 1899। कब? 1899 में। धनिया और जीरा मेथी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है राजस्थान। सर्वाधिक फल गंगानगर और सर्वाधिक मसाले बारां में उत्पादित होते हैं। मसाले कहां पे उत्पादित होते हैं सबसे ज्यादा? बारां में। जालोर जिले में विश्व का लगभग 40% इसबगोल उत्पादन होता है। कौन सा? लगभग 40% इसबगोल। ये फैक्ट्स है वैसे, ठीक है, याद कर लेना। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी, जिसको छोटा फॉर्म है, जोधपुर में स्थित है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये भी जोधपुर में स्थित है। बायोडीजल के लिए जेट्रोफा रतनजोत पौधे की कृषि की जाती है, पूछ लेता है। रेगिस्तान में इजराइल की सहायता से होहोबा या जोजोबा जिसको कहते हैं, उसकी कृषि की जा रही है अभी। किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से। अमेरिकन कपास का उत्पादन श्रीगंगानगर जिले में होता है केवल, ठीक है। राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है, राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान। जेतसर एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, जो मशीनें बनती है कृषि से रिलेटेड। तो जेतसर एक जगह है, वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, जिसको सोवियत संघ उस वक्त जब पुराने टाइम में किया गया था, यूएसएसआर रशिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और जो अपने एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म की अगर बात करें, यांत्रिक कृषि फार्म तो जेतसर, और कृषि फार्म की बात करें तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद करने हैं आपको, ठीक है, इनमें कोई आलस मत करना बिल्कुल भी। चलो देखो, अपन ने अब क्या क्या देख लिया? फसलें देख ली, जलवायु देख ली, नदियां देख ली, झीलें देख ली, भू आकृति देख ली, ठीक है। अब सिलेबस का अगला पॉइंट मार्क करो, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। सिलेबस में मार्क कर लो, आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित की गई है। तो देखो, जो ये सिंचाई परियोजनाएं, इनके कुछ प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? इनके प्रकार होते हैं, ये जितना क्षेत्रफल सिंचित कर रही है उसके आधार पे। लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और वृहद सिंचाई परियोजनाएं। तो लघु सिंचाई परियोजनाएं, अगर कोई सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर तक भूमि सिंचित कर रही है तो उसको अपन कह देते हैं लघु सिंचाई परियोजना, जो कि इनकी संख्या सर्वाधिक है। तो किस प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं का प्रकार सर्वाधिक है? लघु सिंचाई परियोजनाओं का। फिर बात आती है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, मीडियम। 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर भूमि अगर किसी सिंचाई परियोजना से सिंचित हो रही है तो उसको अपन कह देते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। और अगर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि कोई सिंचाई परियोजना सिंचित कर रही है तो वो हो जाती है अपनी वृहद सिंचाई परियोजना। तो ये आप ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर वृहद सिंचाई परियोजना की बात की जाए राजस्थान की, तो कुछ नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सारी अपन कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लेंगे, लेकिन विस्तार से आप जरूर पढ़ना इनको। इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, IGNP, ठीक है। गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, भीखाबाई सागवाड़ा माही नहर, जाखम परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना राज्य की सबसे बड़ी पेयजल योजना भी है जो कि, नर्मदा नहर परियोजना और ईसरदा परियोजना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके एक बार अपन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। राजस्थान की सिंचाई परियोजना अपन पढ़ रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अपन बात कर लेते हैं। बीकानेर के एक इंजीनियर थे श्री कंवर सेन, उन्होंने इस नहर का जनक माना जाता है। उनको इस जो नहर है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसका जनक किसको माना जाता है? कंवर सेन को।
एक और क्वेश्चन जो पूछता है कि इस परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी, तो उस वक्त जो अपने गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, नींव रखी थी कहने का मतलब है ना। सर्वप्रथम नहर में पानी अक्टूबर 1961 में नौरंग देसर हनुमानगढ़ से उस वक्त के अपने उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, उनके द्वारा छोड़ा गया था। तो देखो जनक किसको माना जाता है, कंवर सेन को। आधारशिला किसने रखी, तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने। जब पानी छोड़ा तो उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने। इसे राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा कहा जाता है, किसने कहा, गोविंद वल्लभ पंत भाई साहब ने कहा। ठीक है, शुरू में इसका नाम राजस्थान नहर था। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना, पहले जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसका पहले नाम था राजस्थान नहर। इसको कब चेंज किया गया, 2 नवंबर 1984। कब, 2 नवंबर 1984, 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके सामने अभी जो ये नक्शा बना हुआ है, ये इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसी का है। सतलज नदी से पानी लेती है हरिके बैराज से। ठीक है, उद्गम की बात करें तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है हरिके बैराज, जो कि पंजाब में है, वहां से होता है। 2 चरणों में इसका निर्माण पूरा हुआ। प्रथम फेज में हरिके बैराज से जो हनुमानगढ़ है, वहां मसीता वाली एक जगह है, वहां तक 204 किलोमीटर की फीडर नहर बनी। फीडर नहर क्या होती है, जो पेयजल की आपूर्ति करती है। ठीक है, फिर मुख्य नहर को जो आपूर्ति करती है, उसके बाद मुख्य नहर मसीता वाली से दांतोर बीकानेर तक जो 189 किलोमीटर लंबी है, उसका निर्माण हुआ। तो ओवरऑल 393 किलोमीटर में यह विस्तृत थी प्रथम फेज में। ठीक है, द्वितीय फेज की बात करें तो बीकानेर जो दातोर नाम की जगह है, वहां से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर की लंबाई का निर्माण कार्य किया गया, जिसे बढ़ाकर बाद में जैसलमेर में मोहनगढ़ है एक जगह, वहां से बढ़ा के गडरा रोड बाड़मेर, कहां पे, गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर तक इसको और बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो अंतिम पॉइंट है वो कौन सा है, गडरा रोड बाड़मेर। उद्गम कहां है, हरिके बैराज पंजाब, और अंतिम पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर। तो ये जो गडरा रोड बाड़मेर, इसको अपन कह देते हैं 0 पॉइंट। क्या कह देते हैं इसको, 0 पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, 9 शाखाओं का इस पे निर्माण किया गया है। ठीक है, रावतसर शाखा के अलावा सभी शाखाएं दाईं तरफ है, मतलब जो एकमात्र इसकी बाईं तरफ की शाखा है, किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो एकमात्र बाईं तरफ की शाखा है उसका नाम है रावतसर शाखा। बाकी की 8 शाखाएं दाईं तरफ हैं। नाम उत्तर से दक्षिण तक मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले रावतसर शाखा, एकमात्र शाखा जो बाईं ओर से निकाली गई है। फिर सूरतगढ़ शाखा, श्रीगंगानगर। अनूपगढ़ शाखा, श्रीगंगानगर। मैच द फॉलोइंग में मैच करवा लेगा, सारे याद रखना। पूगल शाखा, बीकानेर। दातौर शाखा, बीकानेर। विरसलपुर शाखा, बीकानेर। चारणवाला शाखा, एकमात्र शाखा जो कि 2 जिलों बीकानेर और जैसलमेर तक विस्तृत है। तो एकमात्र बाईं ओर की शाखा तो अभी अपन ने देखी, कौन सी थी, रावतसर शाखा। और चारण वाला जो शाखा है वो बीकानेर और जैसलमेर में विस्तृत है। तो एकमात्र शाखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो 2 जिलों में विस्तृत है। फिर शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर और सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। ठीक है, ये ब्रांचेज है इसकी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से फिर कुछ लिफ्ट नहर भी निकाली गई। ठीक है, वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी ने, उसमें से वो है झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर को जलापूर्ति करती है। कौन सी, चौधरी कुंभाराम। कहां कहां, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। फिर कंवर सेन लिफ्ट, वो करती है गंगानगर और बीकानेर को जलापूर्ति। किसको, गंगानगर और बीकानेर को। पन्ना लाल बारूपार लिफ्ट, वो करती है नागौर और बीकानेर को। किसको, नागौर और बीकानेर को जलापूर्ति करती है। फिर तेजाजी लिफ्ट परियोजना, वो करती है बीकानेर को जलापूर्ति।
डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट परियोजना, इसमें दो आ जाते हैं, जोधपुर प्लस बीकानेर, याद रखने हैं आपको ये सारे, ठीक है। फिर गुरु जाम्बेश्वर जो लिफ्ट है उसमें तीन आ जाते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। फिर एक बच जाती है जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना। कौन सी? जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना, जो कि जोधपुर और जैसलमेर को पानी की आपूर्ति करती है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिफ्ट परियोजनाएं, ठीक है। 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट परियोजनाएं। फिर जो दूसरी एक सिंचाई परियोजना है गंग नहर, उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। गंग नहर की अगर अपन लंबाई की बात करते हैं 292 किलोमीटर। सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला गंगानगर। सतलज नदी पर निर्मित नहर है जिसका निर्माण 1927 में गंगा सिंह जी ने करवाया था। गंगा सिंह जी को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गंगा सिंह को? राजस्थान का भागीरथ। क्वेश्चन है ये अपने आप में। राजस्थान का भागीरथ की संज्ञा किसको दी गई है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना थी, कौन सी थी राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना? गंग नहर सिंचाई परियोजना। विश्व की पहली पक्की नहर है, ठीक है, जो पंजाब में सतलज नदी से निकाली गई है। गंग नहर से गंगानगर में 4 लिफ्ट नहरें निकाली गई, जैसे अपन ने IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें देखी, तो गंग नहर से 4 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। चारों गंगानगर में है। कहां पे? चारों गंगानगर में है। करणी लिफ्ट, समींजा, लालगढ़ और लक्ष्मी नारायण लिफ्ट, ठीक है। चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। फिर आती है भरतपुर नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त नहर परियोजना है। कौन सी? भरतपुर नहर परियोजना। सर्वाधिक जो लाभान्वित होने वाला जिला है वो है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर नहर पश्चिमी यमुना की आगरा नहर से निकाली गई। तो कहां से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना की आगरा नहर से। जो भरतपुर नरेश थे उन्होंने इसका निर्माण शुरू करवाया। बाद में जब ये कंप्लीट हुआ तो 28 किलोमीटर इसकी लंबाई, उत्तर प्रदेश में 16 और राजस्थान में 12 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं यमुना नहर, या जिसको गुड़गांव नहर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। लाभान्वित होने वाला जिला भरतपुर है, ठीक है। अभी इसके बारे में इतना याद करना है। फिर बात करते हैं भीखाबाई सागवाड़ा नहर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना डूंगरपुर की ये परियोजना है। कहां की है ये? डूंगरपुर की। कौन सी? भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना। 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी। माही नदी पर माही साइफन का निर्माण कराकर भीखाबाई सागवाड़ा नहर से 21,000 हेक्टेयर से जो क्षेत्रफल है उसमें अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा सर्जित की गई, ठीक है। तो कहां पे? भीखाबाई सागवाड़ा कहां पे है? डूंगरपुर में, याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं जाखम की। इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला प्रतापगढ़। जाखम नदी पर जो निर्मित बांध बनाकर जाखम परियोजना बनाई गई। प्रतापगढ़ जिले की धरियावाड़ और प्रतापगढ़ तहसील के लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाती है, ठीक है। सिंचाई के साथ साथ इससे पेयजल भी उपलब्ध होता है। फिर आती है राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। 1986 के व्यास रावी नदियों के जल बंटवारे के समझौते के तहत इन नदियों के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु यूरोपियन आर्थिक समुदाय, जो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है, उसके सहयोग से 1989 को जो अपने दिवंगत प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी ने, उन्होंने भिरानी गांव के समीप इसका शिलान्यास किया। कौन सी? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा और चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के टोटल 113 गांवों को सिंचाई और पेयजल के लिए पेयजल की आपूर्ति होती है। तो कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं? हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ की 2 तहसीलें नोहर और भादरा, और चूरू की राजगढ़। कौन सी परियोजना? राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना, ठीक है। बीसलपुर परियोजना राज्य की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। टोंक जिले में टोडा रायसीन कस्बे में बनास नदी पर स्थापित है। कौन सी नदी पर स्थापित है? बनास नदी पर। प्रारंभ की बात करें तो 1988-89 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 2 नहरें भी निकाली गई, जिससे अजमेर
जयपुर टोंक में जलापूर्ति होती है। मतलब सिंचाई के लिए तो नहरें निकल ही गई, पेयजल की आपूर्ति भी ये लगभग अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों को करता है। तो काफी जो लाइफ लाइन है, जयपुर की लाइफ लाइन है कौन सी, बीसलपुर परियोजना। ठीक है, फिर आते ईसरदा, पूछा हुआ है बहुत सारी एग्जाम से पूछा हुआ है, आरएएस में भी पूछा हुआ है। ठीक है, बनास नदी के अतिरिक्त जल को लेने के लिए यह परियोजना सवाई माधोपुर में बनाई गई। कहां पे है ईसरदा परियोजना, सवाई माधोपुर में। ईसरदा एक वहां गांव है, वहां पे बनी हुई है। सवाई माधोपुर टोंक और जयपुर को जलापूर्ति बीच से होती है। ठीक है, फिर आ जाती है नर्मदा नहर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो मैं बता देता हूं अभी आपको। एक तो जो नर्मदा नहर परियोजना है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, किससे, नर्मदा नहर परियोजना से, तो जालोर। याद रखना ये कौन सा, जालोर। क्वेश्चन जो इससे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि राजस्थान की यह पहली परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर फव्वारे, कौन से, स्प्रिंकलर फव्वारे या फिर ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। क्योंकि बेसिकली जो और नहर परियोजना है अगर उनका सिंचाई में उपयोग हो रहा है तो उनसे सीधी छोटी छोटी कैनाल्स निकाल दी जाती है, पहले तो नहरें निकाल दी जाती है, फिर उन नहरों से भी छोटे छोटे धोरे बना के खेतों को सप्लाई होता है, पानी खुला छोड़ा जाता है। लेकिन पानी की समस्या को देखते हुए कि भाई खुला मत छोड़ो, स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप सिंचाई यूज करो। तो कौन सी परियोजना थी सबसे पहले, नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी, नर्मदा नहर परियोजना। 3 लिफ्ट नहर है इससे, सांचौर, भादरेड़ा और पनोरिया। कौन कौन सी, सांचौर, भदरेड़ा और पनेरिया। फिर देखते हैं परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। तो झालावाड़ ध्यान रखना, पर्वत से रिलेटेड। 2023 में पूर्ण किया जाना इसको प्रस्तावित है। ठीक है, लगभग 2 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचाई करेगी। तापीय विद्युत परियोजना हेतु भी 29 मिलियन घन मीटर का जल उपलब्ध करवाएगी, जिससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनेगी। ठीक है, तो झालावाड़ परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना याद रखना आप। तो फिर कुछ बाकी की जो इंपॉर्टेंट और बच जाती है, नाम मैं सीधा आपको लोकेशन के साथ बता देता हूं। पक्का अगर सिंचाई परियोजना से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां से पक्का पूछा जाएगा। अजमेर जिले की कुछ सिंचाई परियोजनाएं वो देख लो। नारायण सागर बांध, कौन सी, नारायण सागर बांध। कहां पे है ये, अजमेर में है। अलवर की एक जो सिंचाई परियोजना है उसका नाम है जय सागर बांध। कौन सी है, जय सागर बांध। 12 की एक सिंचाई परियोजना है बैथली। कौन सी, बैथली। लहासी, अंधेरी, परवन और विलास। परवन अभी अपने देखा झालावाड़ में भी है ना, 2 जगह है ये। फिर बाड़मेर, बाटाड़ू का कुआं। बाड़मेर की सिंचाई परियोजना है बाटाड़ू का कुआं। भरतपुर की बारेठा, जो बंद बरेठा है भरतपुर में। ठीक है, ये लोकेशन जरूर ध्यान रखना आप। बूंदी में है चाकड़, मेज, कनक सागर और गरदड़ा। बहुत बार बहुत जगह क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होगा, एग्जामिनर अपने माइंड से कुछ भी बना के नहीं दे देगा, तो ये याद कर लेना। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, बड़गांव, वागन, औरई सिंचाई परियोजना और गंभीरी सिंचाई परियोजना। कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। चूरू में है ताल छापर बांध, जहां पे काले हिरण के लिए फेमस है ये। ठीक है, दौसा में चीरमिरी, कहां पे, दौसा। रेहड़ियो सागर, दौसा। सिल्लमिली, दौसा और माधो सागर भी दौसा। धौलपुर की बात करते हैं, तालाबशाही और पार्वती परियोजना। कहां की है, धौलपुर की, तालाबशाही और पार्वती। डूंगरपुर की बात कर लेते हैं, सोम, कमला, अंबा। ठीक है, फिर एक एडवर्ड या गैप सागर या गैब सागर। फिर भीगाबाई, सागवाड़ा, अभी अभी अपन देखी थी। सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर, एडवर्ड या गैप सागर, डूंगरपुर, भीखाबाई, सागवाड़ा, डूंगरपुर। जयपुर की बात करें तो कानोता बांध और छापरवाड़ा बांध। कहां पे है, जयपुर में, जरूर याद रखना इनको। बांकली बांध कहां स्थित है,
जालोर में स्थित है भाई। झालावाड़ की कुछ है, ध्यान रखना, चोली, पीपलाद, गागरीन, काली सिंध, छापी, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर और मनोहर थाना। कहाँ पे है? झालावाड़ की है, याद रखनी है, ध्यान रखना। झुंझुनू में है एक अजीत सागर बांध। कहाँ पे है? झुंझुनू में। बात करते हैं जोधपुर की, जसवंत सागर बांध, बालसमंद और उम्मेद सागर। कहाँ पे है? जोधपुर में। कोटा की देख लो कुछ, गोपालपुरा, टकली, आलनिया, हरिश्चंद्र और सावन भादो परियोजना। पूछा हुआ, ये तो बहुत ही पूछा हुआ है, तकली और सावन भादो तो पूछता रहता है। गोपालपुरा, आलनिया और हरिश्चंद्र भी ध्यान रखना कहाँ पे है? कोटा में है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, मैप साथ में लेके बैठो ताकि आप लोकेशन देखते रहोगे ना तो याद रहेगा। पाली में है जवाई नहर, राजसमंद में नंद समंद और सवाई माधोपुर में ईशरदा, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई चंबल पे। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग है, वो नॉर्थन राजस्थान के लिए, उत्तरी राजस्थान के लिए, जो हनुमानगढ़ से एंटर होके बाड़मेर तक है। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई ये सवाई माधोपुर की परियोजना है। फिर पीपलदा और मोरेल, मोरेल जो कि बनास की सहायक नदी है, उस पर एक परियोजना है जो कि सवाई माधोपुर में है। ठीक है, ध्यान रखना अभी बात। सिरोही में है सुकड़ी सेलवाड़ा। कहां पे है? सिरोही में। क्या नाम है? सुकड़ी सेलवाड़ा। उदयपुर में जाना सागर, सोम कागदर पढ़ा था अपन ने कल, ध्यान रखना। मानसी वाकल परियोजना, ये तीनों कहां है? उदयपुर में है। कौन कौन सी? सोम कागदर, जाना सागर और मानसी वाकल परियोजना। भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया है, पता है आपको, कोठारी नदी। करौली में पाचना बांध। कौन सा? पाचना बांध, करौली, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो भाई, आपके सिंचाई परियोजना भी हो गई, बांध भी हो गया। अब आपका जो सिलेबस में अगला टॉपिक है वो है राजस्थान में खनिज संसाधन। राजस्थान में खनिज संसाधन, मुख्य मुख्य खनिज देखेंगे अपन। ठीक है, कुछ स्किप भी किया जाएगा, बाकी आपको पढ़ना है। मुख्य मुख्य मैं यहाँ करवा देता हूं। ठीक है, राजस्थान में खनिज संसाधनों की बात करें तो जियोलॉजी के प्रति दृष्टिकोण से अद्वितीय है, मतलब बहुत ही सारे खनिज पाए जाते हैं, देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे खनन की बात ले लो या भंडार क्षमता की बात ले लो। ठीक है, बहुत जो समृद्ध राज्य है उनमें से एक है राजस्थान। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। ठीक है, लगभग 81 प्रकार के खनिज अपने यहाँ पाए जाते हैं। 81 काइंड ऑफ मिनरल्स अपने यहाँ पाए जाते हैं, 81 प्रकार के, जिनमें से वर्तमान में 57 का खनिज है उनका खनन हो रहा है। कितने खनिजों का खनन हो रहा है? 57 का। पाए कितने जाते हैं? 81 प्रकार के खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर। ठीक है, देखो वितरण की बात करें अगर, तो खनिजों का सीधा सीधा संबंध होता है चट्टानों से। ठीक है, और चट्टानों में भी मुख्य प्रकार 3 प्रकार की होती है, अगर आपने पढ़ी तो आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। आग्नेय खनिज, जो आग्नेय चट्टानें होती है, देखो खनिज कौन कौन से पाए जा सकते हैं? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं। कायांतरित अगर चट्टानों की बात करें तो इसमें ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर पाया जाता है। अवसादी चट्टानों की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट, पोटाश और नमक आदि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो चट्टानों के प्रकार भी आप याद रखना और कौन सा खनिज वहां पाया जा रहा है ये भी आप याद रखना। ठीक है, वर्गीकरण देख लेते हैं। देखो खनिज कितने प्रकार के हो सकते हैं? जो धातु वाले खनिज होते हैं उनको धात्विक खनिज कह दिया, जिनमें धातु नहीं पाया जाता या लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसको अधात्विक खनिज कह दिया। ठीक है, और जो ऊर्जा बनाने के काम आए उनको ऊर्जा खनिज कह दिया। धात्विक खनिजों में देख ले, एक तो है लोह धातु खनिज, लोह, अयस्क, टंगस्टन और मैग्नीज। अलोह धातु खनिजों की बात करें तो तांबा, शीशा, जस्ता और चांदी। फिर अधात्विक खनिजों की देखो, इसमें उर्वरक खनिज, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट हो गया। बहुमूल्य पत्थर की बात करें तो पन्ना और तांबड़ा हो गया। विद्युत में काम आने वाला अभ्रक हो गया। ऊष्मारोधी, उच्च ताप सहनी और मृत्तिका खनिज में बात करें तो एस्बेस्टोस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, परमुकलेट, चीनी मिट्टी और डोलोमाइट हो गया। रासायनिक खनिज की बात करें तो नमक, बेराइट, ग्रेनाइट, स्लेट आदि हो गया। ठीक है, ईंधन वाले खनिजों की देख लो एक बार, कोयला, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस, फिर अणुशक्ति वाले यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। तो ये जो लिस्ट है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और इनको थोड़ा थोड़ा करके हर जगह से पढ़ लेना, बाकी मैं कवर यहाँ पे करवा रहा हूँ। धात्विक खनिजों में देख लो, देखो ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो धात्विक खनिज कहलाते हैं। लोहे तत्व की उपस्थिति के आधार दो प्रकारों में बांटा जाता है, लोहे वाले और बिना लोहे वाले। लोहे वाले की बात करें तो लोहे की पंच की प्रधानता पाई जाती है, मतलब आयरन का कुछ ना कुछ उसमें जो होगा पार्ट पाया जाएगा, जैसे कि मैग्नीज, पायराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि। तो देख लो, लोहे की बात कर लेते हैं। अब प्रॉपर आयरन की बात कर रहे हैं, लोहे की बात कर रहे हैं। देश के किसी भी देश के आर्थिक विकास उसकी धुरी होता है। सुई से लेके बड़ी से बड़ी मशीन में लोहे का उपयोग होता है। इसीलिए जो वर्तमान का युग है इसको लोहा इस्पात का, स्टील एंड आयरन, आयरन एंड स्टील एरा कहा जाता है, युग कहा जाता है। इसकी जो कच्ची धातु होती है उसको लोहा अयस्क कहते हैं, जिसे धमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। साफ की हुई लोहे की ठंडी धातु को कच्चा लोहा कहते हैं। इसमें मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल आदि मिलाकर विभिन्न प्रकार का इस्पात, स्टील तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखें तो प्रकार देख लेते हैं। लोहे के जो अयस्क होते हैं उसके प्रकार देख लेते हैं। मैग्नेटाइट सबसे जो अच्छा क्वालिटी का लोहा होता है वो मैग्नेटाइट अयस्क होता है इसका, जिसकी 72% तक इसमें आयरन पाया जाता है, 72% से ज्यादा या 72%। कौन सा? मैग्नेटाइट। चारों प्रकार याद रखने आपको। फिर आता है हेमेटाइट, इसमें 60 से 70% तक लोहे का अंश होता है। कौन सा? हेमेटाइट। फिर लिमोनाइट में 30 से 60% लोहे का अयस्क होता है, और फिर सिडराइट में मात्र 10 से 48% तक इसमें लोहे का अयस्क होता है। तो सबसे बेस्ट जो लोहा होता है वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सिडराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। क्रम भी पूछ सकता है, उत्तम किस्म से खराब किस्म के लोहे को आप बताओ, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, या उल्टा पूछ लेगा। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक भंडार जयपुर में है। मोरिजा बनोल क्षेत्र, कौन सा? मोरिजा बनोल क्षेत्र। किसकी बात कर रहे हैं? लोहे अयस्क के उत्पादक क्षेत्र। उदयपुर की बात करें तो नाथरा की पाल और थूर हुंडेर। कौन सा? थूर हुंडेर। कहां पे है? उदयपुर में है। दौसा की बात करें तो नीमला रायसेला क्षेत्र दौसा में है, लोहे उत्पादन के लिए फेमस है। अलवर में है राजगढ़ और पूर्वा। झुंझुनू में है डाबला सिंगाना और सीकर में है नीम का थाना। लोह उत्पादक क्षेत्र ये है। अगला खनिज देखो, टंगस्टन। वोल्फ्रेमाइट और शिलाइट टंगस्टन के मुख्य अयस्क है। टंगस्टन के दो अयस्क होते हैं, कौन कौन से? वोल्फ्रेमाइट और शिलाइट। इसका उपयोग बिजली के बल्बों के तंतु बनाने में होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो उपयोग होता है टंगस्टन का, ज्यादातर जो अपन लाइट के बल्ब देखते हैं उसका जो तंतु बनता है वो किससे बनता है? टंगस्टन से। टंगस्टन को दूसरी धातुओं में मिलाने से उनकी कठोरता बढ़ जाती है और ये मिश्र धातुएं अम्ल, क्षार आदि से प्रभावित नहीं होती। उपयोग की बात करें तो काटने के औजार बनाने में, शल्य चिकित्सा के जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, शल्य चिकित्सा, सर्जरी वगैरह, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो टंगस्टन से बनते हैं। इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री में इसका भी उपयोग काफी होता है। ठीक है, तो जो टंगस्टन मिला के स्टील के पुर्जे बनते हैं वो बहुत कठोर, टिकाऊ और ना घिसने वाले होते हैं। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो राज्य में डेगाना, जो कि नागौर में है, टंगस्टन के भंडार है। डेगाना स्थित खान देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। कहां पे है? डेगाना। तो देख लो, नागौर में डेगाना, पाली में नाना कराब, सिरोही में रेवदर, बालदा और आबूरोड। ये बालदा भी पूछा था, ठीक है, रीट वाले क्वेश्चन में। किसके लिए है ये? टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि बालदा जो है वो कौन से खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है, तो टंगस्टन के लिए। कहां पे है ये? सिरोही में है। ठीक है, फिर बात करते हैं मैग्नीज की। रासायनिक तत्व है, केमिकल सब्सटेंस है। प्रकृति में यह शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों में मिलता है, जिनमें अक्सर लोहे के यौगिक शामिल होते हैं। मैग्नीज के मुख्य अयस्क साइलोमेलोन और ब्रोनाइट और पाइरोलुसाइट है। तो तीन जो अयस्क है मैग्नीज के, कौन कौन से हैं? साइलोमेलोन, ब्रोनाइट और पाइरोलुसाइट। उपयोग जो होता है इसका स्टील और केमिकल इंडस्ट्री में होता है। बैटरी हो गया, कांच इंडस्ट्री, सिरेमिक, कृत्रिम उर्वरक जो उर्वरक होते हैं, ऑटो पेंट, दुर्दम में, दवा, सीमेंट, पेट्रो रसायन आदि में इसका उपयोग होता है। अगर इसको अपन स्पात
में मिला दें किसको, मैग्नीज को, तो वह जंग रोधी हो जाता है, जंग नहीं लगती उसकी। अब देख लेते हैं मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र। बांसवाड़ा में सर्वाधिक भंडार है मैग्नीज के, वहां पे लीलवाड़ा, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर और कालाबूटा। ठीक है, उदयपुर में देबारी, स्वरूपपुरा और नेगाड़िया, और राजसमंद में नाथद्वारा। किसके उत्पादक क्षेत्र है ये, मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो फिर आता है पाइराइट। पाइराइट जो खनिज है उसका दूसरा नाम माक्षिक या मूर्खों का सोना भी कहते हैं इसको, फूल्स गोल्ड। लोहे की मात्रा इसमें लगभग 46% होती है। लोहे खनिज होते हुए भी इसका उपयोग लोह उद्योग में नहीं होता क्योंकि इसमें विद्यमान गंधक की मात्रा लोहे के लिए हानिकारक होती है। पाइराइट का महत्व है, इस जो खनिज से जो उपलब्ध गंधक होती है, गंध होती है, उससे गंधक का एसिड बनाने में किया जाता है, जो वर्तमान युग के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रसायन है। प्रमुख पाइराइट उत्पादक क्षेत्र सलादीपुर सीकर। कहां पे है पाइराइट का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, सलादीपुर सीकर है। ठीक है, बात करते हैं कोबाल्ट की। तीव्र लोह चुंबकत्व का गुण रखने वाला यह तत्व अत्यंत चुंबकीय होता है। उद्योग में इसका प्रयोग एक चुंबकीय और कठोर धातु के गुणों के कारण किया जाता है। प्रारंभिक अध्ययन इसका बर्गमैन ने किया था। किसका, कोबाल्ट का। कोबाल्ट की बात करें, चुंबकीय जो इसकी आवृत्ति होती है, नेचर है इसका, प्रवृत्ति है, चुंबकीय है। मुख्य कोबाल्ट उत्पादक क्षेत्र जैसे खेतड़ी, नागौर। ठीक है, कोबाल्ट का मुख्य उत्पादक कहां होता है, खेतड़ी, नागौर में। फिर आ जाते हैं अलोह धातु खनिज। ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता इत्यादि। सबसे पहले अपन तांबा देख लेते हैं। मानव सभ्यता के विकास में तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तांबा शुद्ध रूप से बहुत लचीला होता है और वर्धनीय और तन्यता युक्त धातु है, मतलब आराम से मुड़ सकता है, तन्यता होती है, इलास्टिसिटी तांबे की अच्छी होती है। ठीक है, तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर अनेक मिश्र धातुएं बनाई जाती है, जैसे तांबा प्लस एल्यूमिनियम पीतल, तांबा और रागा कांसा, तांबा और निकल जर्मन सिल्वर, और तांबा और सोना रोल्ड गोल्ड। आभूषणों को सुदृढ़ता यानी कि कठोरपन प्रदान करने के लिए तांबा मिलाया जाता है सोने में। ठीक है, तांबे का उपयोग विद्युत सुचालक होने के कारण, ठीक है, मुख्य उपयोग जो इसका होता है विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उद्योग में, तारों में, विद्युत उपकरणों में, मोटर, ट्रांसफर, जनरेटर आदि में काफी बहुतायत में किया जाता है। मिश्र धातु में इसका उपयोग पीतल, कांसा और स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग, तांबे का उपयोग। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो देश में सर्वाधिक लगभग 54% कॉपर के भंडार राजस्थान में है। इसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो उत्पादक जिले देख लेते हैं। तांबे की बात करें तो सर्वाधिक भंडार झुंझुनू। कहां पे है तांबे के सर्वाधिक भंडार, झुंझुनू, और झुंझुनू में भी खेतड़ी और सिंगाड़ा, खेतड़ी और सिंगारा। उसके बाद अपन बात करें तो उदयपुर का देवारी, सलुम्बर और दिलवाड़ा। ठीक है, उदयपुर में देवारी, सलुम्बर और दिलवाड़ा। फिर राजसमंद में भीम, रेलमगरा। किसकी बात करें अपन, तांबा उत्पादक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलवर में खोदरीवा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी तथा भगत का बास। कौन कौन से हैं, ठीक है, खोदरीवा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी और भगत का बास अलवर में। बीकानेर में बात करें तो बीदासर तांबा उत्पादक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चलो आगे चलते हैं। सीसा एवं जस्ता मिश्रित अवस्था में अरावली श्रृंखला की अवसादी और परतदार जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसमें गेलेना अयस्क के रूप में मिलता है। इसके अलावा केलेमिन, जिंकाइट, विलेमाइट इसके प्रमुख अयस्क है। सीसा जस्ता के लेड और जिंक को 1956 की उद्योग नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा बाद में 1993 में निजी क्षेत्र हेतु खोल दिया गया। उपयोग की बात करें तो जो सीसा और जस्ता की चांदरे है, सिंक, कुंड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। सीसा का उपयोग पीतल बनाने में है, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में होता है।
एक्सरे और रेडियो एक्टिव किरणों से बचाव के लिए भी शीशे की बनाई हुई चादरें काम में आती है, क्योंकि इन किरणों को शीशा अवशोषित कर लेता है। तो एक तरीके से ये रेडिएशन शील्ड का काम करता है। किसका काम करता है? रेडिएशन शील्ड का काम करता है। फिर बात करते हैं जस्ता की। सर्वाधिक उपयोग लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है जस्ता का। रसायन, शुष्क बैटरी, ड्राई बैटरी बनाने में, जंग रोधक कार्यों में, मिश्रित धातु बनाने में और धातुओं पर पॉलिश करने के काम में आता है जस्ता। जो शीशा और जस्ता उत्पादक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम है। भारत में 95% शीशे और जस्ते का उत्पादन राजस्थान में ही होता है, जिसमें चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में होता है। शीशे और जस्ते के शोधन कार्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के द्वारा किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा जिंक जो स्मेल्टर प्लांट है, इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया। तो जो जिंक, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट है, इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के एक चंदेरिया नामक जगह है, वहां पे स्थापित किया गया है। तथा अन्य जिंक स्मेल्टर प्लांट देबारी, उदयपुर में। ठीक है, अब उत्पादक की दृष्टि से देख लेते हैं कहां कहां इसका उत्पादन होता है। उदयपुर में है सर्वाधिक भंडार, जावर और देबारी। किसकी बात करें अपन? शीशा और जस्ता का उत्पादक क्षेत्र, शीशा और जस्ता का उत्पादक क्षेत्र उदयपुर में सर्वाधिक भंडार है, जावर, देबारी में। भीलवाड़ा में रामपुरा, आगुचा। ठीक है, राजसमंद में राजपुर, दरीबा। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, और अलवर में गुढ़ा किशोरी। ये सारी जगह किसके लिए है? शीशा और जस्ता के उत्पादन के लिए। फिर आती है चांदी। यह सर्वाधिक विद्युत चालक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा। ऊष्मा चालक धातु है। चांदी का उत्पादन जहां जहां शीशा और जस्ता का उत्पादन होता है वहां वहां चांदी आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसी के साथ मिश्रित रूप से इसका उत्पादन होता है। अर्जेंटाइट, जायराजाइट, होर्न सिल्वर चांदी के मुख्य अयस्क है। उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों की शीशा जस्ता खदानों से चांदी प्राप्त होती है। चांदी अयस्क का शोधन ढूंढ, बिहार में होता है। उपयोग की बात करें तो तार और आभूषण बनाने में होता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर की जावर खान और भीलवाड़ा की रामपुरा, आगुचा। ठीक है, उदयपुर की जावर खान और भीलवाड़ा की रामपुरा, आगुचा जो खान है, वहां पे जो शीशा जस्ता होता है उसके साथ साथ अपन को चांदी का उत्पादन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सोने की। बहुत ही चमकदार मूल्यवान धातु होती है, पता है सबको। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उपयोग की बात करते हो आभूषणों में ही ज्यादातर इसका उपयोग होता है। राजस्थान के प्रमुख जो सोना उत्पादक क्षेत्र है उसमें आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा। आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हाल ही में अजमेर, अलवर, दौसा और सवाई माधोपुर में भी भंडारों का पता चला है। तो जो आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। तो जो सोने के भंडार है और उत्पादन खनन किया जा रहा है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तिमारण माता, संजेला, मानपुर और डगोचा भी बांसवाड़ा में है। उदयपुर में रायपुर, खेड़न और लई में इसके भंडार मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ में खेड़ा गांव, डूंगरपुर में चादर की पाल और आमजरा और दौसा में बासड़ी, नाभावाली। ठीक है, सोने के उत्पादक क्षेत्र की बात करें अपन। चलो ये तो हो गया धात्विक, उसमें फिर मूल्यवान खनिज भी देख लिए। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। कौन से? अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं पाया जाता हो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, डालोमाइट हो गया, अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया, संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया। जिप्सम की बात करते हैं, एक तहेदार खनिज है। ठीक है, ऐसे तहे पाई जाती है। रवेदार रूप सेलेनाइट कहलाता है, रवे होते हैं। ठीक है, खुरदुरा होता है। 16 से 19% कैल्शियम और 13 से 16% सल्फर होता है उसमें, सेलेनाइट में। ठीक है, कैल्शियम और सल्फर होता है। अन्य नाम इसके सेलरवड़ी, हरसोट और खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। किसको? जिप्सम को। उपयोग की बात करें तो कृषि में जो क्षारीय भूमि के जो उपचार होता है उसके लिए यूज होता है जिप्सम। अगर भूमि का नेचर क्षारीय है तो उसके उपचार के लिए क्या होगा? जिप्सम। अगर अम्लीय है तो रॉक फॉस्फेट, तो इसका उपयोग कृषि में क्षारीय भूमि सुधार हेतु मृदा सुधारक के रूप में और तिलहनी, दलहनी और गेहूं फसलों में
पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। बुआई से पहले या बुआई के समय खेत में जिप्सम डालने से तिलहन में तेल की मात्रा, दलहन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और दाने सुडौल और चमकदार बनते हैं। जो बीज होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। किससे? जिप्सम मिला देने से। किसमें? मिट्टी में। और क्षारीयता का उपचार भी किया जाता है। किससे? जिप्सम से। राजस्थान के प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। लगभग भारत का 90% जिप्सम उत्पादित करता है राजस्थान। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर आदि में जिप्सम का उत्पादन अच्छे क्वांटिटी में होता है। नागौर में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार है, जिसमें भदवासी, गोंठ, मंगलोद और धाकोरिया, भदवासी, गोंठ, मंगलोद और भदौरिया में होता है। बीकानेर में जामसर, देश की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है जामसर बीकानेर में। पूगल, बिसरासर और हरकासर कहाँ पे है? बीकानेर में। जैसलमेर का मोहनगढ़, चांदन और मचाना। गंगानगर में सूरतगढ़ और तिलोनिया, और हनुमानगढ़ में किशनपुरा और पूरबसर। ये सब क्या है? जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। फिर बात करते हैं अपन रॉक फॉस्फेट की। ठीक है, रॉक फॉस्फेट एक तरह का पत्थर होता है जिसके अंदर 22% फॉस्फोरस मौजूद होता है। ठीक है, उपयोग की बात करें तो सबसे ज्यादा खाद बनाने और लवणीय भूमि के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अभी अभी अपन ने देखा कि क्षारीयता के उपचार में जिप्सम का उपयोग होता है और लवणीय भूमि के उपचार में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही यह सौंदर्य प्रसाधन, जो ब्यूटी इंडस्ट्री होती है, ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें जंगरोधी लेप बनाने में प्रयोग होता है। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो देश का लगभग 56% राजस्थान में उत्पादन होता है इसका, जिसमें आरएमडीसी द्वारा झामरकोटड़ा में रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल संयंत्र लगाया गया है। और फ्रांस की एक माइन है सोफ्रा माइन, उसने रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने का प्रतिवेदन भी दिया है। चलो उत्पादन की बात कर ले, रॉक फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? रॉक फॉस्फेट। झामरकोटड़ा, उदयपुर, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सीसारामा और बीडर, सीकर का कानपुरा, जैसलमेर का बिरमानिया और लाठी सीरीज, और बांसवाड़ा का सालोपत। किसके लिए है ये? रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए फेमस है। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है कोयला, ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊर्जा के प्राथमिक और प्रारंभिक स्रोतों में कोयला प्रमुख है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता जा रहा है। उपयोग की बात करें तो तापीय ऊर्जा में उत्पादित करने में इसका, थर्मल पावर में किसका उपयोग होता है? कोयले का। कार्बन की मात्रा पर विश्व स्तर पर कोयले को 4 प्रकार में विभाजित किया, जैसे लोहे को डिवाइड किया था अपन ने, ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, एंथ्रेसाइट, इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है, तो ये बेस्ट प्रकार होता है कोयले का। कौन सा? एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस की अगर अपन बात करें तो 75 से 80%, कितना? 75 से 80% बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट की अगर अपन बात करें तो इसमें 50% तक कार्बन पाया जाता है। और फिर आता है सबसे कमजोर कोयला, जो कि 50% कार्बन की मात्रा होती है, पीट। कौन सा? पीट। तो देखो फर्क कहां पड़ता है कार्बन की मात्रा का? फर्क यहां पड़ता है कि जब मान लो एंथ्रेसाइट को जलाया जाए तो ये धुआं कम और ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न करेगा। जब इसको जलाया जाएगा तो ताप काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा करेगा। जैसे जैसे अपन एंथ्रेसाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से लिग्नाइट और लिग्नाइट से पीट पे आएंगे तो कार्बन की मात्रा तो कम हो ही रही है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, धुआं की मात्रा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा जो ये ऊष्मा, ऊर्जा नहीं ऊष्मा जो ये उत्पादित करेगा उसकी मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट से पीट तक आने में कम होती है। ठीक है, तो एक क्रम याद रखना, कम से ज्यादा और ज्यादा से कम। कोयला उत्पादन अगर क्षेत्र की बात करें तो गोंडवाना युगीन जो कोयला है ये सर्वाधिक महत्व है इसका। भारत में इसी प्रकार का कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है। टर्शियरी काल का कोयला जो 2%, भारत का 2% कोयला है वो टर्शियरी काल का है। ठीक है, राजस्थान में टर्शियरी काल का कोयला ही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? टर्शियरी काल का। कौन से काल का? टर्शियरी काल का। राजस्थान राज्य कोयला प्राप्ति की दृष्टि से निर्धन है, इतना ज्यादा मिलता नहीं है। यहाँ केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना, कौन सा प्रकार का कोयला ज्यादा मिलता है अपने यहाँ? लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 45 से 55% तक होती है। कितनी होती है? मात्र 45 to 55% तक होती है, इसलिए इसका औद्योगिक उपयोग नहीं होता। ठीक है,
राजस्थान में अगर कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात करें अपन तो बीकानेर, बीकानेर में पलाना क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। फिर उसके बाद बीकानेर में खारी, चानेरी, गंगा सरोवर, मुंद और बरसिंगसर। बाड़मेर का कपूरड़ी, जालीपा और गिरल क्षेत्र। नागौर का कसनाव, बाड़मेर का कोसुल होड़ू लिग्नाइट के भंडार जहां मिले, तो ये सारे राजस्थान में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। चाहो तो एक बार पॉज करके आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखो ये तो हो गया कोयला। अब बात आती है पेट्रोलियम की, ठीक है। पेट्रोलियम जो है गैस जो है, तो पेट्रोलियम की दृष्टि से अपने यहाँ 4 बेसिन महत्वपूर्ण है। बेसिन का मतलब है जहां पे वो पाया जाता है, ठीक है। ये अपन बात करें पेट्रोलियम की। ठीक है, किसकी बात करें? पेट्रोलियम भंडार की। तो सांचौर बेसिन है एक, जिसमें सांचौर बेसिन में बाड़मेर और जालोर जिला आता है। कौन सा आता है? बाड़मेर और जालोर जिला आता है। फिर आता है जैसलमेर बेसिन, या इसको राजस्थान बेसिन भी कहते हैं, जिसमें जैसलमेर जिला आता है, ठीक है। उसके बाद बीकानेर और नागौर बेसिन, जिसमें बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला आता है। फिर आता है विंध्यन बेसिन। 4 बेसिन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 बेसिन है पेट्रोलियम के, जिसमें चौथा जो है विंध्यन, उसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों का भी कुछ भाग आता है, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। फिर बात करते हैं खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों की पर्टिकुलर, ठीक है, कहां पे ज्यादा होता है? तो बाड़मेर में होता है सर्वाधिक, जहां जिसमें नगाना, कौशल और नगर। फिर जैसलमेर में साधेवाला और तनोट, बीकानेर में बागेवाला और तूरीवाला, हनुमानगढ़ की बात करें तो नानूवाला, और बाड़मेर का फिर गुडामलानी, कोसलू और सिंधारी रीजन और भी है, ठीक है। फिर पेट्रोलियम हो गया। अब बचता है अपना प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र। जैसलमेर का शाहगढ़ तनोट क्षेत्र, मनिहारी टिब्बा, चिमने वाला घोटाड़ू और गमने वाला प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए फेमस है। कौन कौन से? शाहगढ़ तनोट, मनिहारी टिब्बा, चिमने वाला घोटाड़ू और गमने वाला। बीकानेर में एक जगह है भागेवाला, वो प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए फेमस है। फिर बात करते हैं हमने जो रिफाइनरी पंचपदरा बाड़मेर की जो परियोजना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, HPCL, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और राजस्थान सरकार, ठीक है। तो जो HPCL है और राजस्थान सरकार है, इनकी भागीदारी जो है वो 74% और राजस्थान सरकार की 26% है। पूछते हैं ना, काफी पूछते हैं, तो आप ये जरूर याद रखना। शिलान्यास कहां किया गया था इसका? पंचपदरा बाड़मेर में 16 जनवरी 2018 को, 16 जनवरी 2018 को। मंगला जो है राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं था, ठीक है, जहां से 29 अगस्त 2009 से शुरू हुआ। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन सा? मंगला तेल क्षेत्र। कौन सा? मंगला क्षेत्र। बाड़मेर में जो अन्य पेट्रोलियम कुएं हैं वो भाग्यम है, शक्ति है और कामेश्वरी है। कौन कौन से? भाग्यम, शक्ति और कामेश्वरी। और जो मंगला है वो सबसे पहला अपना तेल का कुआं था। तो यहां पे अपनी आज की क्लास समाप्त होती है। आपके 2-3 टॉपिक बचे हैं मेन, वो अपन अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। वहां पे आपके राजस्थान की ज्योग्राफी EORO 2023 के लिए कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास में मिलते हैं। और कोई बात हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको किसी चीज पे वीडियो बनवाना हो, कोई और रिसोर्सेज चाहिए हो, पहल एकेडमी की तरफ से आपको कोई और हेल्प चाहिए हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लेना। हैंड रिटन नोट्स जो आपका पार्ट बी है उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।